261 विराज के भूटिया महल के कहानी। चैप्टर 261 विराज के भूटिया महल के कहानी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कारवां महल की ओर निकल गया था। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों गाड़ियां महल पहुंच चुकी थी। क्योंकि शाम का समय था और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था, इसलिए महल और उसके पास पास के नज़ारे देखे जा सकते थे। महल देखने में काफ़ी आलीशान था और बाहर से पूरा वाइट पेंट किया हुआ था। साथ ही वहां ऊपर छत पे ताजमहल की तरह हॉलो स्फेरिकल शेप कुछ इस तरह की तरह थी और साथ ही छोटी छोटी और गोल छतें जो पिलर पे टिकी हुई थी। वहां खड़े होकर फोटो खींचवाने का तो मजा ही कुछ होगा, लेकिन अफसोस कि वो बाहर निकल के घूम नहीं सकते थे क्योंकि बारिश अभी भी जारी थी। दोनों गाड़ियां ठीक महल के बड़े से दरवाजे के सामने रुकती है, लेकिन तभी महल ले गाइस वहां बड़े बड़े छाते लेकर उनकी गाड़ियों के पास आ जाते हैं और उनके लिए दूर खोलते हैं, ठीक जैसे कि जब हिमानी पहली बार आई थी। गाइस ने खुद हिमानी और उनके पेरेंट्स के लिए गाड़ियों के दूर खोले थे। ये देख अग्नि और भूमि दोनों हिमानी को हैरानी के साथ देखने लगती हैं। तो हिमानी उन्हें देखते हुए बोली, ये गार्ड्स ऐसे ही सबके लिए गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं। ये देख अग्नि मुस्कुराते हुए बोली, यार मुझे तो अभी से रॉयल फीलिंग आ रही है। उसकी बात सुन सब हंस देते हैं। गार्ड्स उन्हें अच्छे से कवर करते हुए महल के दरवाजे तक ले जाते हैं और साथ ही महल के सर्वेंट्स उनके बैग्स उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। अर्नव और नील से गाड़ी की चाबी लेकर 2 गार्ड गाड़ियां गराज में पार्क कर देते हैं। ये सब रॉयल ट्रीटमेंट ही तो था। महल के दरवाजे तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां और फिर बरामदा था। साथ ही ऊपर छत 2 मंजिला ऊपर थी, एक बड़ी सी राउंड शेप में जहां बड़ा का झूमर था। वायु उस जगह को गौर से देखते हुए बोला, तो महल ऐसा होता है। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं। अनंत उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, तो फिर कैसा होता है? उसकी बात सुन वायु पीछे पलट के सबको देखते हुए बोला, तुमने टीवी में नहीं देखा, उसमें तो सिंपल सा सीमेंट और ब्रिक्स का महल दिखते हैं। साथ ही वो किसी खंडहर की फीलिंग देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। वो ये कह रहा था कि तभी उसके पीछे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आके खड़े हो जाते हैं। वो अपनी भारी आवाज में बोले, हमें खेद है कि आपको महल पसंद नहीं आया। तभी वायु हंसते हुए उसी लापरवाही के साथ, अरे नहीं यार, महल तो काफी खूबसूरत है, लेकिन बस जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। इतना क्या, वो जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो वहां एक बड़े बुजुर्ग सिर पे पगड़ी बड़ी बड़ी मूछें हाथ में लाठी लिए खड़े थे। वायु उन्हें देख के एकदम घबरा जाता है। तभी हिमानी और अर्नब दोनों हाथ जोड़ के उनसे बोले, जय जय महाराज। सब समझ जाते हैं कि वही महाराज है। अब तो वायु की आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। तो वही वायु उन्हें देख छिप जाता है, क्योंकि उसे ध्यान आता है कि वो उनसे कैसे बात कर रहा था। तभी महाराज वायु से बोले, तो आपको कैसा महल चाहिए था? वायु उन्हें देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि अब बेचारे की जुबान हलक में अटक चुकी थी। ये देख वो अपना सिर झुका लेता है, तो महाराज भी आगे कुछ नहीं कहते। तभी अनंत धीरे से उसके कान में बोला, कभी तो आगे पीछे देख के बोला कर। वायु उसे यूं खुद का मजाक बनाते देख उसे घूर के देखता है। तभी महाराज उन्हें देखते हुए आगे कहते हैं, तो आ ही गई राजकुमारी महल। उनकी बात सुन सब उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता कि वो राजकुमारी किसे कह रहे हैं। लेकिन फिर सब महाराज की नज़रों का पीछा करते हैं तो उनका मतलब शायद हिमानी से था। तभी मिठू हवा में उड़ते हुए बोला, राजकुमारी राजकुमारी। ये देख महाराज का ध्यान मिठू पे चला जाता है। हिमानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज ये मिठू है। मिठू को देख भूमि उसे आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाती है और साथ ही महाराज से शर्मिंदा होकर माफी भी मांगती है। लेकिन महाराज मिठू को देख खुश हो जाते हैं। तभी हिमानी उनसे सवाल पूछते हुए बोली, राजकुमारी क्या वो आ गई हैं? हिमानी की बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोले, हम उनकी नहीं तो आपकी बात कर रहे थे हिमानी। ये देख हिमानी हैरानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ, हाँ। हर्षवर्धन हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ लेकिन हम राजकुमारी कैसे हुए? हिमानी उनसे पूछते हुए बोली। हिमानी की भोली भाली बातों पे महाराज मुस्कुरा देते हैं। वो उन्हें देखते हुए बोले, क्योंकि राजकुमारी बनने के लिए एक नेक दिल चाहिए, जो आपके पास है हमारी बच्ची। उनकी बात सुन हिमानी खुश हो जाती है। वो बोली, वैसे तो घर में हम अम्मा बाबा अपने भाई की वैसे भी राजकुमारी हैं, लेकिन अब आपकी भी। इतना कह वो महाराज को देखते हुए मुस्कुरा देती है। तभी महाराज उन्हें अंदर चलने को कहते हैं। वो सभी महाराज के साथ साथ अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आए तो वहां वीरेन, विराज, उनके माता पिता सब खड़े थे।
उनके स्वागत के लिए। जैसे ही वो आए, वो सबको आदरपूर्वक हाथ जोड़ नमस्कार करते हैं। महल बाहर से जितना बड़ा और आलीशान था, अंदर से भी उतना ही बड़ा और खूबसूरत। सबका ध्यान तो महल देखने में था। महाराज सबको हॉल में बैठने को कहते हैं। हॉल इतना बड़ा था कि वहां लगभग 2-4 गांव के लोग आराम से बैठ सकते थे। बड़े बड़े रॉयल कस्टमाइज्ड सोफे, बड़े बड़े झूमर, वहां की मार्बल ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा। सब खुश होने के साथ साथ नर्वस भी थे, क्योंकि पहली बार महल देख रहे थे, वो भी जिसमें राजा रानी आज भी रहते थे। वो सभी महाराज के बैठने के बाद सोफे पे बैठ जाते हैं। सुप्रिया जी खुद मेहमानबाजी का ध्यान रखती हैं। महाराज हिमानी को देखते हुए बोले, तो आप हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएंगी? हिमानी महाराज की बात सुन चहकते हुए बोली, मिलवाऊंगी न। वीरेन हिमानी को मुस्कुराते देख खुद से ही बोला, ये इतनी छोटी छोटी बातों पे कैसे खुश हो जाती है। लेकिन फिर उसे वसुंधरा का ख्याल आता है, वो भी तो ऐसी ही थी। हिमानी इतना कह वो सबको महाराज से इंट्रोड्यूस कराती है। वो बोली, महाराज ये है अग्नि, भूमि, अनंत, वायु और नील। वो जैसे जैसे सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी, सब सिर झुका के उन्हें ग्रीट कर रहे थे। तभी वो आगे बोली, प्रोफेसर वेदिका, प्रोफेसर सुरभि, समीर जी, वो सब भी उन्हें ग्रीट करते हैं। और लास्ट में वो रुद्र से उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, और ये है प्रोफेसर साहब, हमारा मतलब है रुद्र जी। महाराज रुद्र को देख मुस्करा देते हैं, या यूं कहे वो उसे गौर से देखने लगते हैं। कोई बात तो थी रुद्र में। ये देख महाराज रुद्र को देखते हुए बोले, तो आप हैं हिमानी के प्रोफेसर साहब, बहुत सुना है आपके बारे में। रुद्र उनकी बात सुन मुस्करा देता है। वो आगे बोले, वैसे काफी तारीफ की है हिमानी ने आपकी। सुना है आप पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर हैं। रुद्र उनकी बात सुन हिमानी को देखने लगता है, जो प्राउड के साथ रुद्र को देख रही थी। ये देख रुद्र बोला, जी। तभी वहां सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लाया जाता है। यूं तो वो घर से चाय नाश्ता करके निकले थे, लेकिन महल में आए और खातिर न हो ऐसा कैसे हो सकता था। सबका चाय नाश्ता हो जाने के बाद महाराज अपने सर्वेंट से बोले, इन्हें मेहमानों के कमरे में ले जाए और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि किसी को भी कोई समस्या न हो। जी महाराज, इतना कह सर्वेंट्स उन्हें मेहमानों के कमरे तक ले जाते हैं। उनके साथ विराज भी था। वो हिमानी के साथ चलते हुए बोला, मुझे बहुत खुशी है तुम यहाँ आई। कम से कम अब ये भूतिया महल मुझे खाने को नहीं दौड़ेगा। विराज की बात सुन अग्नि, भूमि, वायु और अनंत सब एक साथ, भूतिया महल मतलब, उन सब के चेहरे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्हें विराज की बातों पे यकीन हो गया हो। ये देख विराज हिमानी से आंख दबा देता है, क्योंकि शायद उसके खुराफाती दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसमें अब वो हिमानी का साथ भी चाहता था। हिमानी समझ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो वहीं पीछे चल रहे अर्नव, वेदिका, सुरभि, समीर, रुद्र ने विराज की बातों को सुन लिया था। विराज बोला, डोंट टेल मी, तुम्हें नहीं पता। विराज की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वहीं हिमानी ये देख मुस्करा रही थी, क्या तुम लोग नहीं जानते महल में कई राज होते हैं? इतना कह विराज गंभीर हो जाता है। उसकी बात सुन वायु अपना सालाइवा गटकते हुए बोला, राज? कैसे राज? क्योंकि वैसे भी अब बहुत चीजें ऐसी थी जिनमें वो विश्वास करने लगे थे। और वैसे हुई अभी कल की ही बात है, वो सब भानुगढ़ की बातें कर रहे थे, ऊपर से पैरानॉर्मल वर्ल्ड की कहानियां। ये देख सुन सुन के किसी को भी डर लगना लाजमी था, और विराज तो ये सब डराने के लिए ही कह रहा था। विराज की बात सुन सब अब घबराने लगते हैं, सिवाय नील के, क्योंकि वो जानता था कि विराज उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो देखना चाहता था कि विराज उन्हें अब कौन सी कहानी सुनाएगा। अब तो वैसे भी बाहर अंधेरा होने लगा था, ऊपर से बारिश और सरसर बहती हवाएं उस माहौल को और ज्यादा डरावना रुख दे रही थी। क्या होगा आगे? क्या विराज सबको डराने में हो जाएगा कामयाब? और क्या इसी हंसी मजाक में खुल जाएंगे महल के राज? 262 महल की चुड़ैल। चैप्टर 262 महल की चुड़ैल। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि विराज सबको कंपनी देते हुए कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था, जब उसे एक शैतानी सूझती है। वो सबको डराने के बारे में सोचता है, जिसमें वो हिमानी को भी शामिल कर लेता है। वो मस्खरी करने के इरादे से जानबूझ के हिमानी से कहता है कि अच्छा है वो आ गई, वरना वो 3 दिनों तक इतनी बारिश के दौरान इस भूतिया महल में क्या ही करता। विराज की बात सुन सबके कान खड़े हो जाते हैं। सबके मन में एक ही बात थी, उसका क्या मतलब था भूतिया महल से? क्या वो उन्हें डराना चाहता था, या सच में इतना खूबसूरत महल सच में भूतिया है? विराज की बातों पे वायु,
अनंत, अग्नि और भूमि चारों यकीन भी कर लेते हैं, जबकि बाकी सब जानते थे कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन बेचारे वो चारों विराज की बातों में आ जाते हैं, और वो करते भी तो क्या, वैसे भी कुछ टाइम से वो उनके बारे में सुन रहे थे। अभी कल की ही बात है, नील के डैड भूकंप के बारे में बता रहे थे, तो आज उस भूकंप को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह रहा था, तो डर लगना तो लाजमी था। ऊपर से हिमानी की सुनाए यहाँ की कहानियाँ, कोई यति की तो कोई भानुगढ़ के वीरांगढ़ बनने की। सब कितना डरावना था, लेकिन रुद्र और बाकी सबको पता था कि विराज उनके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुन रहे थे। समीर विराज को देख हंसते हुए बोला, लगता है हिमानी का कुंभ के मेले का बिछड़ा हुआ भाई है। उसकी बात पे अर्नव हाँ में सिर हिला देता है। तभी वायु महल के राज से उसका क्या मतलब है पूछते हुए विराज से कहता है कि राज, कैसे राज। विराज समझ गया था कि हिमानी के दोस्त उसके फेंके हुए जाल में फंस गए हैं, तो विराज उनके आगे उल्टा चलते आगे कहता है कि इस महल के अपने कई राज हैं, कुछ अनकहे अनसुने, कुछ भूतिया और डरावने राज जिसे कोई नहीं जानता। उसकी आवाज भी ये कहते हुए गहराती जा रही थी। उसकी आवाज ही आधा खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। पक्का पिछले जन्म में ये कोई ड्रामेबाज होगा। सुरभि सामने देखते हुए बोली, पिछले नहीं इस जन्म में कहो सुरभि। वेदिका इतना कह मुस्कुरा देती है। ऊपर से महल का माहौल भी वैसा हो रखा है, बारिश, अंधेरा, हवाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल गरजने की आवाज। सबने मानो ठान रखा था कि वो आज उन्हें डरा डरा के मार देंगी। तभी महल की लाइट्स भी ऑन हो जाती है, जो कि महल के ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल था, जिस वजह से अब माहौल पहले जैसा डरावना नहीं रहता। वायु ये देख थोड़ा चैन की सांस लेता है। ये देख हिमानी विराज से आंखों के इशारे से पूछती है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन विराज कहाँ कम था। तभी विराज तिरछी मुस्कान के साथ हिमानी को एक नज़र देख सबसे आगे कहता है, आप सबने महल के राजों के बारे में तो सुना ही होगा, सब जानते हैं कि ये महल कई राजों से घिरा है। तभी वायु को हिमानी की सुनाई हुई भानुमति की स्टोरी याद आती है, इसलिए वो हकलाते हुए बोला, क्या क्या वो कहानी सच में असली है। विराज को समझ में नहीं आता कि वो किस कहानी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे क्या, उसे तो उन्हें डराने से मतलब था, और वायु ने खुद ही आगे से उसका काम आसान कर दिया था। हाँ, बल्कि एक नहीं ऐसी कई कहानियां हैं जो शायद तुम्हें पता भी नहीं है और तुमने सुनी भी नहीं होंगी। क्यों रघु काका? रघु काका उनके यहाँ काम करने वाले पुराने नौकरों में से एक थे, जो उन्हें गेस्ट रूम तक छोड़ने जा रहे थे। उनका सामान पहले ही ट्रॉली से गेस्ट रूम्स के बाहर पहुंचा दिया गया था। रघु काका विराज को बचपन से जानते थे। विराज की मजाक करने की आदत, उसका सबको परेशान करना। विराज बचपन से ही ऐसा था, एकदम मस्त मौला, जबकि वीरेन इससे उलट एकदम शांत, लेकिन गुस्से में वो अपने दादाजी पे गया था। लेकिन अब वो करते भी तो क्या, अब विराज एक राजकुमार थे, तो वो उन्हें नाराज तो कर नहीं सकते थे, वरना वो उनके ही पीछे पड़ जाते। विराज के साथ साथ सब अब रघु काका को देख रहे थे। विराज जानता था कि वो उसी का साथ देंगे, और हुआ भी वैसे ही। रघु काका न चाहते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अग्नि खुद को रोक न सकी, वो उससे पूछते हुए बोली, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ एक से ज्यादा भूत हैं। तो एग्जैक्टली कितने भूत हैं यहाँ? अग्नि का सवाल सुन सब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। ये देख अनंत उसका हाथ खींचते हुए बोला, तुम्हें ये पूछने की क्या जरूरत थी? अगर एक भी होगा तो भी हमारा काम तमाम करने के लिए काफी है। तुम्हें कितने चाहिए? अनंत की बात सुन सबको हंसी आ जाती है। रुद्र उसे देख अपना सिर पकड़ लेता है, पता नहीं उसका भतीजा इतना डरपोक क्यों था। तभी विराज आगे बोला, यहाँ पहले एक कब्रिस्तान था, तो पता नहीं यहाँ कितने लोग दफनाए गए थे। उसकी बात सुन भूमि हकलाते गया, कब्रिस्तान। विराज हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बोला, लेकिन वो सारे तो मुस्लिम भूत हैं, उसके अलावा यहाँ पूरे 4 हिंदू भूत हैं। उसकी बात सुन हिमानी मन में, कितना फेंकता है यार ये। अब की बार वो खुद को रोक न सकी और उससे पूछते हुए बोली, भूत भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं? हिमानी की बात सुन अर्नव बोला, हो गई लॉयर शुरू। ये देख विराज उसे घूर के देखता है, क्योंकि क्या वो अब उसके प्लान पे पानी फेरने वाली थी, लेकिन हिमानी बस मुस्कुरा देती है। विराज बोला, और नहीं तो क्या, जब हिंदू ऊपर जाएगा तो हिंदू भूत और कोई और टिपकेगा तो वैसा भूत। उसकी बात सुन हिमानी न में सिर हिला देती है। ये देख विराज बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? हिमानी बोली, कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू करो। ये देख विराज बोला, बल्कि उन्हें भूत नहीं,
उन्हें चुड़ैल कहना सही रहेगा। ज्यादा तो वो कुछ नहीं करती, बस कभी कभी उनकी डरावनी आवाजें सुनी हैं। उसकी बात सुन अब तो वायु का गला सूखने लगा था। आवाजें, इतना कह वायु अनंत को देखने लगता है। विराज उन्हें डराते हुए बोला, आवाज जैसे कभी किसी लड़की के रोने की, तो कभी पायल की आवाज। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी वहां सबको पायल की आवाज सुनाई देने लगती है, बिल्कुल हल्की हल्की एक लय में बजती हुई। ये देख सब एकदम से चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि विराज भी, क्योंकि इसकी तो उसने उम्मीद नहीं की थी। हिमानी विराज को सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है, जिसका मतलब विराज अच्छे से समझता था, लेकिन वो उससे क्या कहता, जबकि वो खुद हैरान था। तो वहीं ये देख अर्नब बोला, कहीं विराज की बात सुन चुड़ैल सच में ही तो नहीं आ गई। ये देख वेदिका उसकी बाजू पे मारते हुए बोली, अब तुम शुरू मत हो जाना। तभी विराज को कुछ याद आता है और वो मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए, तो चुड़ैल जाग गई। सुना तुमने ये आवाज? पायल की आवाज। विराज आगे कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा डर तो तब लगता है जब वो हंसती हैं। और तभी उन्हें हंसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो हंसी की गूंज 2 से 3 लोगों की हंसी में बदल जाती है। अब तो वायु क्या सब एक दूसरे को देख रहे थे, यहाँ तक कि हिमानी, रुद्र, नील, अर्नब, समीर, वेदिका और सुरभि भी। भले ही अब तक सब उसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन ये सब अब मजाक से कहीं ऊपर चला गया था। वेदिका तो अर्नब का हाथ तक पकड़ लेती है, लेकिन ये देख अर्नब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। महल में वो आवाज गूंज रही थी, जिस वजह से आवाज की डायरेक्शन का पता नहीं चलता। वो सभी इस वक्त एल शेप के कॉरिडोर में आके रुक गए थे। वायु से और सहन नहीं होता। वो इस वक्त विराज के सामने सबसे अलग खड़ा था। वो विराज को रोकते हुए बोला, बस अब हमें नहीं जानना यहाँ कितने भूत और चुड़ैलें हैं। बस करो यार, क्या महल में सबको डरा के भगाने का ट्रेडिशन है? तुम ऐसे ही कह दी, हम अभी चले जाएंगे, कम से कम इतना डराओ तो मत। वायु को इतना डरते देख नील जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी उन्हें एक लड़की पीछे से उल्टी चलते हुए आती दिखाई देती है। ये देख सब वायु के पीछे देखने लगते हैं। समीर बोला, क्या ये चुड़ैल मुझे ही देख रही है? उसकी बात सुन सुरभि अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए बोली, तुम्हें ही नहीं मुझे भी दिख रही है। तो वही भूमि कस के अनंत का हाथ पकड़ लेती है। वायु सबको अपने पीछे देखते हुए देख घबरा जाता है। वो सबको देखते हुए बोला, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी अनंत उंगली से पीछे की ओर इशारा करता है। वायु जैसे ही अपना कदम पीछे लेता है, वहां नीचे उतरने के लिए 2 सीढ़ियां थी, जिस वजह से उसका बैलेंस नहीं बनता और वो एक लड़की से टकरा के नीचे गिर जाता है। और लड़की भी धक्का लगने की वजह से नीचे गिर गई थी। गिरने की वजह से लड़की जोर से चीख उठती है, क्योंकि वो काफी जोर से गिरी थी। तो वही उसे यूं चीखते हुए देख वायु भी चिल्ला उठता है, लेकिन गिरने की वजह से नहीं, डर की वजह से। ये देख नील झट से वायु की ओर भागता है। तभी मिट्टू जो उस लड़की के हाथ में था, वो हवा में उड़ते हुए बोला, गिर गए, गिर गए। दोनों की ही चीख हॉल में बैठे महाराज हर्षवर्धन, अधिराज और सुप्रिया और वीरान भी सुन लेते हैं। ये देख सुप्रिया जी बोली, ये तो राजकुमारी और इतना कह वो अधिराज को देखने लगती हैं। ये देख वीरेन बोला, पक्का कोई छिपकली देख ली होगी माँ, हम देख के आते हैं। तभी सुप्रिया बोली, लेकिन कोई और भी। उनकी बात सुन अधिराज बोले, पक्का किसी और को भी छिपकली से डर लगता होगा। उनकी बात सुन सुप्रिया मुस्कुरा देती हैं। वो बोली, लगता है महल में कुछ दिन खूब रौनक होने वाली है। इतना कह वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। तो वही वायु को यूं चिल्लाते देख वो लड़की खामोश हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि नीचे वो गिरी और चीख वो क्यों रहा है, वो भी उससे कहीं ज्यादा। ये देख वो बोली, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? अब तो वायु झट से वहां से खड़े होते हुए बोला, चुड़ैल की आवाज। विराज जब वायु को उस लड़की को चुड़ैल कहते सुनता है तो उसकी हंसी छूट जाती है। तो वही बाकी सब भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो समझ गए थे कि वहां क्या हुआ है, तो क्या होगा आगे। विराज के ट्रैप में फंस के वायु कर बैठा है एक राजकुमारी को चुड़ैल कहने की गलती। 263 सिरमौर की राजकुमारी और इंग्लैंड का राजकुमार। चैप्टर 263 सिरमौर की राजकुमारी और इंग्लैंड का राजकुमार। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि विराज हिमानी के दोस्तों को मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा था, लेकिन शायद आज भगवान भी उसके साथ थे, क्योंकि जैसे ही वो महल की चुड़ैलों के बारे में उन्हें बताने लगता है, तो वहां कुछ वैसी ही आवाजें होने लगती हैं।
विराज बता रहा था कि कभी कभी महल उन्हें किसी के रोने की आवाज, पायल की आवाज और साथ ही हंसी की आवाज भी आती है। विराज का इतना कहना ही था कि वहां सच में पायल की आवाज और हंसी की आवाज गूंजने लगती है, और हंसी की आवाज तो 2 से 3 लोगों में बदल जाती है। ये देख वायु काफी ज्यादा डर जाता है और वो विराज से कहता है कि अगर वो उन्हें महल से भगाना चाहता है तो सीधा सीधा बता दे, वो अभी चले जाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें यूं डराए तो नहीं। वो ये बात कर ही रहा था कि सब उसके पीछे देखने लगते हैं। एक लड़की उल्टी चलते हुए उस ओर आ रही थी, जिसे देख समीर हैरानी के साथ कहता है कि वो चुड़ैल उसे ही दिख रही है कि सच में वो वहां है। तो सुरभि भी उसकी बात पे हामी भर देती है। सब घबराए हुए से वायु के पीछे देख रहे थे। सबके यूं खुद के पीछे देखने से वायु जैसे ही पीछे देखने के लिए पलट के देखता है तो वो वहां बनी 2 सीढ़ियों से उस लड़की के साथ नीचे गिर जाता है और उस लड़की की चीख निकल जाती है। उस लड़की के हाथ में मिठू था, वो उसके हाथों से छूट जाता है। वो अपने पंख हवा में फैलाते हुए कहता है, गिर गए गिर गए। इतना कह वो भूमि के कंधे पे आके बैठ जाता है। भूमि अब भी अनंत की बाजू कस के पकड़े हुई थी। फिलहाल दोनों का भी ध्यान एक दूसरे पे नहीं था। वायु को चिल्लाते देख वो लड़की चुप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि नीचे तो वो गिरी है, तो फिर वायु क्यों चिल्ला रहा है। तभी वो लड़की बोली, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे। गिरने की वजह से उस लड़की के बाल उसके चेहरे पे आ गए थे, जिसकी बस थोड़ी सी झलक वायु ने देखी थी। वायु उस लड़की की आवाज सुन इतना डर जाता है कि वो एकदम से खड़े होते हुए बोला, चुड़ैल की आवाज। बस वायु का इतना ही कहना था कि विराज जोर जोर से हंसने लगता है। विराज की हंसी से सभी समझ जाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तभी वो लड़की जो नीचे गिरी थी, वो वायु को देखते हुए बोली, चुड़ैल किसे कहा तुमने। वायु पीछे देखने की गलती नहीं कर सकता था और वैसे भी अब तो नील भी उसके बगल में था, इसलिए वो नील को खींच के आगे कर देता है और खुद उसके बगल में खड़े हो जाता है। विराज अब भी हंस रहा था, क्योंकि राजकुमारियों को परेशान करना उसका फेवरेट काम था, और वैसे भी वसुंधरा के अलावा उसकी किसी से बनती भी नहीं थी। तभी वहां वीरेन और वसुंधरा भी पहुंच जाते हैं। वसुंधरा ने जब उसकी चीख सुनी तो वो भागते हुए वहां आ जाती है। वो सब आपस में बातें कर रही थी, जब कहीं से मिट्टू उड़ के उनके पास आ जाता है और उनकी बातों को दोहराने लगता है। वो समझ जाती है कि वो पालतू तोता है। वसुंधरा की छोटी बहन उसे पकड़ लेती है और वो हंसते हुए बोली, हम अभी दादाजी को ये तोता दिखा के आते हैं। इतना कह वो वहां से निकल आई थी, तो उसके पीछे उसकी तीनों बहनें उसकी इस बात पे हंस देती हैं। ये वही हंसी थी जो पहले एक और फिर 3 लोगों की हंसी में बदल गई थी। वो जैसे ही कुछ कहते कि उससे पहले उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिलती हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पे थम से जाते हैं और दोनों के मन में वही 5 साल पहले वाली बात आंखों के सामने किसी रील की तरह चलने लगती है। वसुंधरा वीरेन से नजरें फेर लेती है, क्योंकि अगर वो कुछ पल वीरेन को और ऐसे देखती तो वो एक बार फिर टूट जाती। कल जब अधिराज ने उनके पिता को कॉल कर सभी राजकुमारियों को महल आने का निमंत्रण दिया तो वसुंधरा के मन में कई सवाल थे, और हर सवाल वीरेन पे आके खत्म हो जाता है। पहले तो वो आने से मना कर देती हैं, लेकिन वीरेन को सिर्फ एक नज़र भर देखने की चाह वसुंधरा को महल खींच लाती है। वसुंधरा जब अपनी बहनों के साथ महल पहुंची थी तो वीरेन उनका सामना करने में हिचकिचा रहे थे। वो हिचकिचाहट अभी भी उनकी आंखों में देखी जा सकती थी, इसलिए वो भी उनकी नज़रों का सामना करने से बच रहे थे। तभी तो जब वो महल पहुंची वो उन्हें देखने तक नहीं गए, जबकि विराज उसे खुद बुलाने आया था। तभी वो लड़की उठने की कोशिश करते हुए बोली, अब कोई हाथ तो दो। ये देख नील जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, वायु उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, जब चुड़ैलों की तरह उल्टा चल सकती हो तो तुम खुद उठ नहीं सकती क्या। ये सुन वहां खड़े सभी दंग रह जाते हैं। क्या वायु अभी भी नहीं समझा था। नील उसे आश्चर्य से देखने लगता है, लेकिन वायु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की गुस्से में भड़कते हुए बोली, देखो तुमने मुझे 2 बार चुड़ैल कहा है, जानते भी हो हम कौन हैं। वायु एक बार फिर से बोला, महल की चुड़ैल। वो लड़की अब बाजू पे लगी चोट को नजरअंदाज करते हुए झट से खड़े होते हुए बोली, बस करो हाँ, वरना अब ये चुड़ैल तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी। फिर वो अपने गुस्से को काबू करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बेवकूफ़ इंसान, हम सिरमौर की राजकुमारी वैष्णवी हैं। उसकी बात सुन वायु हंसते हुए बोला, अगर तुम सिरहाने की राजकुमारी हो तो मैं भी इंग्लैंड का राजकुमार जॉर्ज हूँ। वसुंधरा और वीरेन दोनों को यूं लड़ते देख हैरान थे, तो वही विराज से अपने हंसी और कंट्रोल नहीं होती और वो जोरों से हंसने लगता है।
ये देख वैष्णवी बोली, अब तुम दांत दिखाना बंद करो, वरना कसम खा के कहते हैं दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। और तुम, वो वायु को देखते हुए बोली, पागल हो क्या, वो सिरहाना नहीं सिरमौर है। लेकिन पता नहीं हम तुम जैसे गधे से बात ही क्यों कर रहे हैं। ये देख वायु जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी वीरेन बीच में आते हुए बोला, आखिर हुआ क्या है, कोई हमें बताएगा। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन कौन क्या कहे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सब एक दूसरे को देख रहे थे, तो वही रुद्र और बाकी सब तो अब दीवार से टेक लगाए ये तमाशा देख रहे थे। तभी वैष्णवी बोली, ये क्या बताएंगे युवराज वीरेन, हम बताते हैं। इस लड़के ने हमें गिराया और जोर से चिल्लाने लगा। जब हमने इसे चिल्लाने के लिए मना किया तो हमें कहता है कि हम चुड़ैल है। उस लड़की की बात सुन सभी को हंसी आ जाती है और सब एक दूसरे को देख अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करने लगते हैं। अब तो विराज भी हाथ बांधे खामोश खड़ा था। ये देख हिमानी बोली, लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुन विराज हंसते हुए बोला, डोंट वरी, हमें इसकी आदत है। उसकी बात सुन हिमानी उसे हैरानी के साथ देखने लगती है तो विराज बस मुस्कुरा देता है। तभी अग्नि भूमि से बोली, खामखा डरा दिया, आज के जमाने में ऐसे कपड़े कौन पहनता है। राजकुमारियों ने आज शाही लिबास पहना हुआ था, घाघरा चोली और कंधे की एक तरह को ओढ़नी को कमर पे टकिए हुए। वैसे सभी काफी खूबसूरत लग रही थी, साथ ही कान के बूंदे, पायल और हाथ में चूड़ियां भी। उसकी बात सुन भूमि बोली, मैं तो फिलहाल एक ही बात से खुश हूं कि ये वो नहीं है। अग्नि पूछते हुए वो, भूमि घबराते हुए और वो। अग्नि समझ जाती है, वो बोली, अच्छा वो। तभी वैष्णवी आगे बोली, वो भी एक नहीं 3 बार। उसकी बात सुन वायु बोला, हाँ तो चुड़ैलों जैसे पाँव में पायल और पागलों जैसे हंसोगी तो यही होगा, और वैसे भी अब मुझे नहीं रहना इस भूतिया महल में। वायु की बात सुन सब एक दूसरे को देख रहे थे। ये देख वैष्णवी बोली, देखा देखा आपने, ये फिर से हमें चुड़ैल कह रहा है। तभी वहां एक और लड़की आती है, ये थी विशाखा, वैष्णवी से बड़ी और वसुंधरा से छोटी, और शैतान की दादी भी। अब वो क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। वो सबके पास आते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ। उसे देख विराज का मुंह बन जाता है। वीरेन सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोला, वायु मुझे नहीं पता तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन ये हैं सिरमौर की राजकुमारियां, राजकुमारी वसुंधरा, राजकुमारी विशाखा और राजकुमारी वैष्णवी। अब जबकि वायु को सच में उसका इंट्रोडक्शन मिल गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जब से उसने इस भूतिया महल के बारे में विराज से सुना था, तब से उसके दिमाग में भूत ही घूम रहे थे। तभी वीरेन उन राजकुमारियों को हिमानी और बाकी सब से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बोला, और वैष्णवी ये हमारे मेहमान हैं। हिमानी, अनंत, अग्नि, भूमि, वायु, मिस्टर रुद्र, मिस्टर समीर, मिस वेदिका, मिस सुरभि, ये है नील और ये हैं। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही वैष्णवी वीरेन को टोकते हुए एकदम से बोली, इंग्लैंड के प्रिंस, प्रिंस जॉर्ज। इतना कह वो तंजिया हंस देती है, तो वही बाकी सबको भी हंसी आ जाती है। वायु उसकी इस बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, सिवाय विशाखा के, क्योंकि वो वहां सबसे लेट पहुंची थी। तभी विराज बोला, आप सब थक गए होंगे, ये सब जाने दीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। विराज की बात सुन वायु बोला, रेस्ट या रेस्ट इन पीस, पता नहीं कैसा भूतिया महल है। वायु को ऐसे बात करते देख अब रुद्र वायु को शांत करते हुए बोला, वायु। लेकिन चाचू, वायु आगे कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र उसे आंखों का इशारा कर देता है। वीरेन समझ गया था कि ये किसका किया धरा है। ये देख वो विराज की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या रायता फैलाया है तुमने। वीरेन का डायरेक्ट सवाल सुन विराज उसे नजरअंदाज करते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन वीरेन पे इसका कोई असर नहीं होता, वो अब भी उसे वैसे ही देख रहा था। ये देख विराज बोला, कुछ नहीं, बस इन्हें महल की 2-4 कहानियां सुना रहा था। विराज की बात सुन हिमानी हंसते हुए बोली, सुना नहीं, बल्कि सबको डरा रहे थे वीरेन भाई। तो वही वीरेन हिमानी की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगता है, लेकिन वीरेन के सिवा किसी ने भी हिमानी की बात पे ध्यान नहीं दिया था। वीरेन हिमानी को देखते हुए बोला, क्या कहा अभी आपने। वीरेन के चेहरे पे इस वक्त अजीब से एक्सप्रेशन थे, तो वही विराज को भी समझ में नहीं आता कि वीरेन हिमानी से ऐसे क्यों पूछ रहा है। बाकी सब भी उन्हें देख रहे थे, हिमानी वीरेन को देखते हुए, यही कि विराज हम सभी को डरा रहे थे। नहीं, उसके बाद वीरेन उसे उत्सुकता से देखते हुए बोला। हिमानी वीरेन को देखने लगती है,
क्योंकि उसे समझ में नहीं आता ऐसा उसने क्या कहा। वो आगे बोली, सुना नहीं डरा रहे थे वीरेन भा। इतना कह वो रुक जाती है और उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलती की। ये देख वो अपने सिर पे जैसे ही मारने को हुई, वीरेन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे देख हंसते हुए बोला, अब ये तुम क्या कर रही हो। हिमानी वीरेन को देख धीरे से बोली, वो गलती से। लेकिन वीरेन मुस्कुराते हुए, यह आप चाहे तो हमें भाई कह सकती हैं। ये देख अर्नव मन मैन, यहाँ भी इसका जादू चल ही गया। इतना कह वो हिमानी को देखने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे भाई कहा था और एक बहन होना कितनी खुशनसीबी की बात है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। ये देख हिमानी बस मुस्कुरा देती है। तभी विराज बोला, तो आपका मतलब है ये हमारी छुटकी बहन हुई। विराज की बात सुन सब हंस देते हैं। तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी। वीरेन उसे घूर के देखता है। ये देख विराज अपने पांव पटकते हुए बोला, ये क्या बात हुई। लेकिन वीरेन उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें तो पहले दादाजी के पास जाना है। ये जो तुमने किया है न, दादाजी को भी तो पता चलना चाहिए। उसकी बात सुन विराज घबरा जाता है। वो जितना पहले दूसरों पे हंस रहा था, अब सब उसे देख के हंस रहे थे। ये देख विराज बोला, लेकिन सजा मुझ अकेले को क्यों। हिमानी भी मुझसे मिली हुई थी। क्यों हिमानी, देखो झूठ तो कहना भी मत। तुम स्टार्टिंग से जानती थी कि मैं सबके साथ मजाक कर रहा हूँ। तो वहीं हिमानी उसे हैरानी से देखने लगती है। क्या होगा आगे। विराज ने अपने साथ फंसा दिया है हिमानी को, तो क्या अब मिलेगी हिमानी को भी विराज के साथ सजा। 264 चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, प्यार के पंछी। चैप्टर 264 चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, प्यार के पंछी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वायु और वैष्णवी की खट्टी मिट्टी इंट्रोडक्शन के बाद वीरेन विराज की कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सब किया धरा उसी का है। वो उससे पूछते हुए बोला, अब बताएगा यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन विराज अपनी शैतानी को छुपाते हुए कहता है कि वो तो उन्हें बस महल की किस्से कहानियां सुना रहा था। विराज को यूं झूठ कहते देख हिमानी उसका भांडा फोड़ते हुए बोली, सुना नहीं बल्कि डरा रहे थे वीरेन भाई। हिमानी की बात सुन सब हंस देते हैं, लेकिन वीरेन का ध्यान तो हिमानी के एक शब्द पे आके टिक गया था। हिमानी के मुंह से खुद के लिए भाई सुन खुश हो जाता है। किसी ने पहली बार वीरेन को भाई कहा था। ये देख वो उससे कहता है कि वो अब से उसे भाई कह सकती है। ये देख हिमानी के साथ साथ विराज भी खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए वीरेन से कहता है कि तो क्या हिमानी अब से उनकी छुटकी बहन है। तो उसकी बात सुन वीरेन उससे झगड़ते हुए कहता है कि वो सिर्फ उसकी बहन है, इसलिए वो ज़्यादा खुश होना बंद करे और उसे तो वो अभी दादाजी के पास लेके जा रहा है, ताकि उसके कारनामों के बारे में दादाजी को बता सके। लेकिन विराज बहुत चालाक था। वो एकदम से बोला, सजा सिर्फ मुझे क्यों, सजा तो हिमानी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी इसके बारे में सब जानती थी। ये देख अब सब हिमानी को तिरछी मुस्कान के साथ देखने लगते हैं। विराज हिमानी को देखते हुए आगे बोला, हिमानी देखो झूठ तो कहना मत, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से ही जानती थी कि मैं सबके साथ मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान विराज से हट के हिमानी पे आ जाता है, क्योंकि विराज ने अपने साथ साथ हिमानी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। हिमानी विराज को घूर के देखती है, लेकिन विराज पे इसका कोई असर नहीं होता। वो उसे अब भी एक कनिंग मुस्कान के साथ देख रहा था, जिसे देख हिमानी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहीं हिमानी के सभी दोस्त हाथ बांधे खड़े थे और सभी एक साथ गुस्से में बोले, हिमानी। हिमानी अपने दोस्तों की एक साथ आवाज सुन उन्हें देखने लगती है, लेकिन वो उनसे क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। वायु उसे देखते हुए बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हिमानी। और हमें भी। अग्नि, भूमि, अनंत तीनों एक साथ बोले। ये देख हिमानी बोली, दोस्तों मेरी बात तो सुनो। लेकिन सब उससे मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। ये देख रुद्र बोला, सब एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। उसकी बात सुन समीर बोला, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि हिमानी अब क्या करेगी। उसकी बात सुन सुरभि बोली, डोंट वरी, शी इज रियली स्मार्ट। तभी वेदिका बोली, हम कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। रियली विश में हिमानी की तरह बच्ची बन जाऊं और ऐसे ही सबको परेशान करूं। उसकी बात सुन सुरभि बोली, तो अभी क्या तू बुद्धि हो गई है। हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हों, खुल के जीना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए जो है वो आज है, क्योंकि अगर कल को मैं मर भी गई तो मेरे पास रिग्रेट करने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन सुरभि की बात सुन वेदिका एकदम से भड़क जाती है। वो एकदम से बोली, मरे तेरे दुश्मन। उसकी बात सुन सुरभि मुस्कुरा देती है। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली,
डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। अभी तो मुझे अर्नव से शादी करनी है, हनीमून पे जाना है, 2-4 बच्चे पैदा करने हैं और उनसे तुम्हें आंटी कह के बुलाना है। उसकी बात सुन अर्नव का सिर जहां चक्कर खाने को हो जाता है तो वहीं समीर को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है। तो वही वेदिका उसे घूर के देखती है। अर्नव उसे घूर के देखते हुए बोला, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं खुद खुशी कर लूं। तो जाओ कर लो, ताकि मैं भी कोई और ढूंढ सकूं। रोका किसने है? इतना कह वो उसे देखने लगती है। ये देख समीर बोला, ये नहीं सुधर सकती। तो वही रुद्र बस उसकी बातों पे मुस्कुराते हुए रह जाता है। वेदिका उसे देखते हुए बोली, कभी तो थोड़ी शर्म कर लिए कर। उसकी बात सुन सुरभि थोड़े कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ वेदिका को देखती है। वेदिका को उसका ये रिएक्शन समझ में नहीं आता, लेकिन तभी सुरभि कुछ ऐसा कहती है कि सभी एक दूसरे को हैरानी के साथ देखने लगते हैं। सुरभि वेदिका को देखते हुए बोली, शर्म कहीं बाजार में मिलती है क्या? अगर तुम्हें मिल जाए तो मेरे लिए भी ले लेना। वेदिका उसको बात सुन अपना माथा पीट लेती है, क्योंकि वो कभी नहीं सुधर सकती थी। तो वही समीर भी बगल में फेंस कर अपनी हंसी को दबाए हुए था। उसे ऐसा करते देख सुरभि देख लेती है। तो वही अर्नव तो उसकी बातों के आगे वैसे ही स्पीचलेस हो जाता था। तो वही हिमानी मन में विराज को कोस रही थी, क्योंकि ये सारा किया धरा उस विराज के बच्चे का था, लेकिन उसने उसके दोस्तों के सामने उसे ही फंसा दिया। हिमानी सबकी नज़रों में अपनी लिए नाराजगी देख सकती थी। उससे पहली बार कुछ कहते नहीं बनता। उसे ये भी समझ में नहीं आता कि वो उन्हें कैसे मनाए। हिमानी को यूं परेशान होते देख वीरेन विराज के सिर पे थपकी मारते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आती? उसे परेशान करते हुए, मुझे अच्छे से पता है ये सब तुमने किया है। हिमानी को बीच में लाना बंद कर समझा। विराज को यूं मार खाते देख विशाखा खुद को हंसने से रोक नहीं पाती और वो भी हंसने लगती है। विराज मन में, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा विष्कन्या। विराज विशाखा को हमेशा विष्कन्या कह के बुलाता था, जिससे वो चिढ़ जाती थी, लेकिन अभी उसे वीरेन से खुद को बचाना था। वीरेन की डांट सुन विराज शिकायती लहजे में बोला, क्या भाई, अब आप चीटिंग करने पे उतर आए? देखो ना वसुंधरा, आप ही इन्हें कुछ क्यों नहीं कहती? विराज की बात सुन वीरेन और वसुंधरा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा जाती है। वसुंधरा वीरेन से नजरें हटाते हुए बोली, ये अब हमारी नहीं सुनते विराज, वरना हम इनसे जरूर कहते। वसुंधरा की आवाज में एक दर्द था, साथ ही उन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। ये देख विशाखा उसके कंधे पे हाथ रख देती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि दोनों के दरमियां कोई तो बात हुई है, वरना जो कभी एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहते थे, वो अब बात करने के लिए शब्दों के मोहताज बन चुके हैं। ये देख सुरभि बोली, तो यहाँ दिल टूटा है? उसकी बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। वेदिका उससे पूछते हुए बोली, मतलब? सुरभि मुस्कुराते हुए, या तुम खुद समझ जाओगी। तभी विराज आगे बोला, भाई भेदभाव तो मत करो, ये तो सरासर चीटिंग है। अगर आप मुझे दादाजी के पास लेकर जाओगे तो मैं दादाजी को पूरा सच कह दूंगा कि हिमानी भी इस प्लान में मेरे साथ थी। फिर आगे जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि दादाजी हम दोनों को बराबर सजा देंगे, और वैसे भी मैं अकेले सजा पाकर बोर हो जाता हूँ। मुझे भी हिमानी की कंपनी मिल जाएगी। क्यों हिमानी? इतना कह वो अपनी आंख दबा देता है। यूं तो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन वो ये सब सिर्फ हिमानी को परेशान करने के लिए कह रहा था। हिमानी ये देख विराज को मन में कोसते हुए बोली, तुम तो बच के रही हो विराज। तुम्हें यहाँ बचे 2 दिनों में तुम्हारी नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी हिमानी नहीं। तो वही हिमानी को सजा की बात सुन सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि भले ही वो उससे नाराज क्यों न हो, लेकिन वो हिमानी को सजा मिलते कैसे देख सकते थे। वो सभी कुछ कहते कि तभी धीरे धीरे चलते हुए महाराज हर्षवर्धन आ जाते हैं। वो सभी अभी भी वहां वैसे ही खड़े थे। ये देख हर्षवर्धन जी सबको देखते हुए बोले, आप सब यहाँ एक साथ। हिमानी पीछे से आए महाराज की आवाज सुन घबराते हुए पीछे पलट के देखती है, क्योंकि वो महल में आते ही सजा की पात्र नहीं बनना चाहती थी। हिमानी के चेहरे की उड़ी हुई हवाएं देख महाराज को समझ में नहीं आता कि उसे क्या हुआ। वो हिमानी को देखते बोले, क्या हुआ हिमानी, आप ठीक तो हैं? या आपको अपना कमरा पसंद नहीं आया? आप कहे तो हम अभी बदलवा देते हैं। उनकी बात सुन हिमानी मन में, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, कमरे तक अभी पहुंचा ही कौन, हम तो तब से यही हैं। उसे यूं घबराते देख वीरेन आगे आते हुए बोला, दादाजी वो
इतना कह वो एक नज़र विराज और हिमानी दोनों को देखता है। विराज जानता था कि हमेशा की तरह आज भी उसका भाई उसे दादाजी की डांट खिला के रहेगा। ये देख वो अपना सिर झुका लेता है, लेकिन तभी वीरेन बोला, तारांकन दादाजी, वो हम इन्हें राजकुमारियों से मिलवा रहे थे। वीरेन की बात सुन विराज की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी के साथ वीरेन को देखने लगता है, क्योंकि वीरेन ने पहली बार उसकी गलती पे पर्दा डाला था। वीरेन की बात सुन महाराज मुस्कुराते हुए बोले, तो आप सब मिल लिए एक दूसरे से। ये देख वैष्णवी अपने एक कदम आगे लेते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई, तभी वायु उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख वैष्णवी उसे देखने लगती है, तो वायु नमे सिर हिला देता है। ये देख वो रुक जाती है और वायु के पकड़े अपने हाथ को देखने लगती है। नील जो उनके पीछे ही खड़ा था, ये देख वो चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो भी समझ गया था कि वैष्णवी क्या करने की सोच रही थी। हिमानी उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोली, जी महाराज। लेकिन हिमानी की बात पे हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए, हमने क्या कहा था, हमें आप वीरेन और विराज की तरह दादाजी कह सकती है। हिमानी मुस्कुराते हुए, जी दादाजी। ये देख महाराज बोले, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कीजिए, डिनर अभी बनने में समय है। इतना कह वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते जी विराज वीरेन के आगे झुकते हुए बोला, भाई आज सूरज कहाँ से निकला। उसकी बात सुन वीरेन उसे घूर के देखता है, तो वही हिमानी कमर पे हाथ रखते हुए बोली, सूरज का तो पता नहीं लेकिन तारों का बता सकती हूँ। विराज हिमानी को देखता है तो वो बिल्ली की तरह उसकी ओर झपकती है। ये देख विराज एकदम से पीछे हट जाता है। अब जाके विराज को उसका मतलब समझ में आता है। सब जानते थे कि आज विराज की शयामत आई है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। विराज ये देख भागने लगता है और हिमानी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सब उन दोनों को देख हंस रहे थे। विराज सबके पीछे छुपते हुए सबको उसे बचाने के लिए कह रहा था। एट लास्ट वो भागते हुए अर्नव के पीछे छुपते हुए बोला, कैसी बहन है आपकी, आप रोकते क्यों नहीं उसे। अर्नव कुछ कहता उससे पहले ही हिमानी बोली, जब वो आज तक मुझसे पंगा लेने से डरते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। हिमानी की बात सुन तीनों राजकुमारियां जोरों से हंस देती हैं। तो वही विराज अर्नव को देखता है तो वो भी बेचारगी में अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये देख वो जल्दी से रुद्र को आगे कर देता है और खुद उसके पीछे छुपते हुए कहता है, कम से कम आप ही बचा लो। ये देख हिमानी बोली, हट जाएगा प्रोफेसर साहब, आज तो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। इतना कह वो जैसे ही आगे बढ़ती है, रुद्र उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, बस करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। हाँ तो, हिमानी रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, तो ये कि। इतना कह वो विराज को भागने का इशारा कर देता है और विराज इशारा मिलते ही रफू चक्कर हो जाता है। हिमानी जानती थी कि रुद्र ने उसे जानबूझ के भगाया है। ये देख वो उसे घूर के देखते हुए बोली, ये आपने ठीक नहीं किया प्रोफेसर साहब, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कह वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। ये देख वीरेन बोला, वैसे तुम उसे बाद में बदला ले लेना, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो। इतना कह वीरेन रघु काका से बोला, काका आप इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए। वीरेन की बात सुन रघु काका सबको उनके रूम्स दिखाने चले जाते हैं। वैसे तो उन्होंने है सभी के लिए एक सेपरेट रूम तैयार किया था, लेकिन हिमानी और उसके दोस्त जैसे घर में रहते थे वैसे ही एक एक रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे भी रूम्स इतने आलीशान थे कि वहां 2-4 लोग और आ सकते थे। किंग साइज बेड, बालकनी व्यू, टी टेबल, वहां लगे रेस्टिंग सोफा, सब कुछ शानदार था। तो वही सबके जाने के बाद वीरेन जैसे ही जाने को हुआ, तभी वसुंधरा दर्द भरी मुस्कान के साथ वीरेन से बोली, तो आपके पास हमें लो हाई कहने का समय नहीं है वीरेन। उसकी बात सुन वीरेन रुक जाता है। जहां वसुंधरा की आंखों की तड़प वीरेन से छिपी नहीं, तो वही अपनी आंखों में छुपे हुए वसुंधरा के लिए प्यार को भी वीरेन छुपा सकते थे। ऐसे ही दोनों प्यार के पंछी थोड़े ही थे, दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। तो वही ये देख विशाखा और वैष्णवी दोनों ही उन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती हैं। क्या होगा आगे, आखिर क्या वजह है जो वीरेन वसुंधरा के साथ ऐसा कर रहे हैं। चैप्टर 265 वसुंधरा के बिखरते जज्बात। चैप्टर 265 वसुंधरा के बिखरते जज्बात। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हिमानी विराज की पिटाई करना चाहती थी, लेकिन रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और विराज को वहां से जाने का इशारा कर देता है। विराज रुद्र का इशारा मिलते ही वहां से एकदम से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन ये देख हिमानी का मुंह बन जाता है और वो रुद्र को देखते हुए शिकायती लहजे में कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
उसे यूं बच्चों की तरह मुंह फुलाते देख सबकी हंसी छूट जाती है। ये देख वीरेन मुस्कुराते हुए बोला कि उसके पास बदला लेने के लिए अभी भी काफी ज्यादा समय है, लेकिन अभी वो पहले जाके अपने अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करें। इतना कह वो रघु काका को सबको उनके रूम दिखाने को कह देता है। सभी लड़कियां एक रूम में और लड़के एक रूम में, सुरभि और वेदिका एक ही रूम में एडजस्ट हो जाती हैं। तो वहीं समीर, अर्नव और रुद्र तीनों अपने अपने लिए एक सेपरेट रूम में अपना सामान ले जाते हैं, जो उनके रूम में बाहर एक ट्रॉली में था। सभी रूम काफी ज्यादा आलीशान और खूबसूरत थे। ऊपर से हर रूम की बालकनी का व्यू भी देखने लायक था। वहां से पूरा मंडी शहर दिखता था, लेकिन रात होने की वजह से फिलहाल तो उन्हें लाइट सी चमकती हुई दिख रही थी, वो भी धुंधली धुंधली सी, क्योंकि बारिश की वजह से अब मौसम में धुंध होने लगी थी। समीर तो सीधा बेड पे लेट जाता है। वैसे वहां के किंग साइज बेड पे आराम से 4-5 लोग आ सकते थे। रुद्र सबसे पहले चेंज करता है और बालकनी पे आ जाता है। तो वहीं हिमानी, भूमि और अग्नि तीनों सेल्फीज लेने में बिजी थी। वैसे ये आइडिया अग्नि का ही था, जिस वजह से भूमि और हिमानी भी पोज बना बना के फोटो क्लिक करवाने लगती हैं। मिट्टू भी कभी उनके कंधे पे बैठता तो कभी सिर पे तो कभी वहां रखे हुए एंटीक पीसीएस पे। अग्नि उसके भी फोटो क्लिक करती। तो वही वायु और अनंत नील से अभी जो कुछ हुआ उसकी शिकायतें लेकर बैठे थे। नील को न चाहते हुए भी उनकी बातें सुननी पड़ रही थी, लेकिन इस सब के बीच में वायु अब भी हिमानी से नाराज था, क्योंकि वो विराज के साथ मिलकर उन्हें डरा रही थी। खूब सारे फोटो लेने के बाद वो तीनों लड़कों के रूम में चली जाती हैं। वो वही दरवाजे पे ही थी जब वो वायु को कहते हुए सुनती हैं, मैं हिमानी से बिल्कुल बात नहीं करने वाला, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो आते ही विराज से जाके मिल गई। वो हमारी दोस्त है या उसकी। उसकी बात सुन वो तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी अग्नि और भूमि को भी ध्यान आता है कि हिमानी ने तो उन्हें भी नहीं बताया था, तो क्या उन्हें भी नाराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो भूल ही गईं। तभी हिमानी अपना सिर झुकाए बोली, तो इस नाचीज को इंग्लैंड के राजकुमार को मनाने के लिए क्या करना होगा, जो वो अपनी नाराजगी भूल जाएं। हिमानी की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं और वायु को छोड़ सबकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि सब समझ गए थे हिमानी वायु का मजाक बना रही है। ये देख नील बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब खुद ही पूछ लो, क्योंकि मैं तो थक गया इनकी शिकायतें सुनते सुनते। इतना कह वो भी टॉवल लेकर वॉशरूम चला जाता है। वायु हाथ बांधते हुए बोला, क्या तुम हमें सच बता नहीं सकती थी। उसकी बात सुन हिमानी अंदर आते हुए बोली, सच बता देते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे बीच इंग्लैंड के राजकुमार भी रहते हैं। ये देख वायु अपने हाथ हवा में उठाते हुए गुस्से में बोला, फाइन उड़ा लो सब मेरा मजाक, लेकिन मेरी जगह तुम होते तब तुम्हें पता चलता। एक पल के लिए तो हमें लगा हम सच में किसी चुड़ैल से टकरा गए। भूमि हंसते हुए उसकी बात को पूरा करते हुए बोली। ये देख वायु मासूम सी शकल बनाते हुए बोला, भूमि अब तुम भी। तभी अग्नि बोली, भूमि सब जाने भी दो, वैसे भी कुछ भी कहो महल है बड़ा एडवेंचरस। अनंत हंसते हुए, उसे एडवेंचरस नहीं भूतिया महल कहते हैं। उसकी बात पे मिट्ठू अपने पंख फड़फड़ाते हुए बोला, भूतिया महल, भूतिया महल। ये देख वायु बोला, एकदम सही कहा। तो वहीं सबके रूम्स में जाने के बाद वीरेन जैसे ही वहां से जाने को हुआ, तभी वसुंधरा उसे देखते हुए कहती है कि क्या अब उसके पास उससे हेलो हाय करने का भी समय नहीं है। वसुंधरा की बात सुन वीरेन पलट के देखता है, लेकिन ये देख वैष्णवी और विशाखा उन दोनों को अकेले छोड़ के वहां से चली जाती हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तड़प देखी जा सकती थी, लेकिन वीरेन अपने इमोशंस को छुपाना जानते थे, जबकि वसुंधरा को ये सब नहीं आता था। वीरेन वसुंधरा को देखते हुए, यह कैसी है आप। उसकी बात सुन वसुंधरा तंजिया हंसी के साथ, वैसी ही हैं। इतना कह वो उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोली, जैसे आप 5 साल पहले छोड़ के गए थे वीरेन, कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला वीरेन, न आप न हम। उसकी बात सुन वीरेन को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है। ये वो इंसान थी जिसे उसने जानबूझ के चोट पहुंचाई थी, जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब याद आते ही वो अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लेता है। वीरेन उसे देखते हुए बोला, वसुंधरा ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। वसुंधरा उसके पास आते हुए बोली, जो सीखा है आपसे ही सीखा है वीरेन, आप भी हमारे सवालों को ऐसे ही बातों से टाल देते हैं, बल्कि हमें तो अब आपकी बातें समझ में भी नहीं आती। पता नहीं आप बदल गए या हम अपनी समझदारी खो बैठे। वीरेन उसे देखते हुए, आप आज भी नहीं बदली,
हमने आपसे कहा था, हमारे बाहर भी एक दुनिया है वसु। उसे देखिए, उसमें अपने आप को ढूंढिए। हमारे पीछे चलती रहेंगी तो सिर्फ परछाई बन के रह जाएंगी। इतना कह वो उसकी आंखों में देखने लगता है। हम तैयार हैं आपकी परछाई बनने के लिए। वसुंधरा आत्मविश्वास के साथ वीरेन को देखते हुए बोली। उसकी आंखों में सिर्फ वीरेन के लिए प्यार था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वो सारी जिंदगी भी उसकी परछाई बन के बिता दे। लेकिन ये तो वीरेन था जो अचानक से इतना बदल गया कि उसे वसुंधरा के साथ से भी घुटन होने लगी। ये देख वीरेन उससे नजरें फेरते हुए बोला, लेकिन हमें परछाई नहीं चाहिए। और अब आप भी ये जिद छोड़ दें। 5 साल थे आपके पास वसुंधरा और आप आज भी वही हैं। कुछ नहीं बदला। इतना कह वो वहां से जाने लगता है तो वसुंधरा उसे पीछे से हक करते हुए बोली, हम मर जाएंगे वीरेन। मत कीजिए हमारे साथ ऐसा। ये कहते हुए उसका गला भर आता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो रूंधे हुए गले से आगे बोली, यहाँ आपसे अपने सवालों का जवाब जानने आए थे। लेकिन वीरेन आप ही हमारे हर सवाल का जवाब है। हम नहीं जानते आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए वीरेन, मत कीजिए, मत कीजिए। इतना कह वो रोने लगती है। वसुंधरा ये आंसू हर दिन ऐसे ही बहाती थी, पूरे 5 साल तक, इस इंतजार में कि शायद वीरेन को गलती का एहसास हो जाए। वसुंधरा के आंसू वीरेन की शर्ट को भिगो रहे थे, जो वीरेन महसूस कर सकता था। वसुंधरा को एहसास भी नहीं था कि उनका एक एक आंसू वीरेन के लिए कितना कीमती था, जो वो उसे यूं बहा रही थी। उनके हर एक आंसू से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी ये तो वही जानता था। वीरेन अपनी आंखें बंद किए अपने दिल में उठ रहे सैलाब को संभाले हुए खड़ा था। उसका बस चलता तो वो कभी उनकी आंख में आंसू आने ही नहीं देता। लेकिन बदकिस्मती से वही वसुंधरा के आंसुओं की वजह था। वो झटके से वसुंधरा के दोनों हाथों को खुद से अलग करते हुए कहता है, बस करो वसुंधरा, बस यही बात हमें आपकी अच्छी नहीं लगती। आपकी सुबह भी हमसे होती है और शाम भी। इस सब में खुद को मत भूल जाए, आप एक राजकुमारी है। वसुंधरा नम आंखों से वीरेन को देख रही थी। आंसू उनकी पलकों पे मोतियों की तरह चमक रहे थे, लेकिन वीरेन पे मानो इस सब का कोई असर नहीं होता। ये देख वसुंधरा बोली, तो क्या चाहते हैं, आपको भूल जाएं? बचपन से आपसे प्यार किया है वीरेन। आप भी तो हमारे बिना एक पल नहीं रहते थे। फिर ऐसा क्या बदल गया जो आज आप हमसे बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते? आप यही चाहते हैं न हम आपसे दूर रहें। हम आपसे दूर रहेंगे, लेकिन इस दिल का क्या करें, ये भी बता दीजिए। उसकी बात सुन वीरेन गुस्से में वहां से जाते हुए बोला, जो करना है कीजिए, लेकिन हमसे दूर रहिए। इतना कह वीरेन वहां से लंबे लंबे कदमों से निकल जाता है। लेकिन एक बार फिर वो वसुंधरा की आंखों में ढेर सारे आंसू दे गया था। ये देख वसुंधरा खुद से ही बोली, कहाँ सोचा था इस बार आपके सामने नहीं टूटेंगे, लेकिन हम तो आपको देख के ही बिखर गए वीरेन। इतना कह वीरेन को जाते हुए देखती रहती है, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वीरेन के जाने के बाद वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने रूम में आ जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों के आंसू कोई और भी देख लेता है। वसुंधरा का रूम, जहां पहले से ही वैष्णवी, विशाखा और वैदेही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो कमरे में आई, सब उसका चेहरा देख के ही समझ जाती हैं कि वो रो के आई है। ये देख वैदेही, जो उनके चाचा की बेटी है, वो वसुंधरा से बोली, ये जानते हुए भी कि वो क्या कहेंगे, आप क्यों गई उनके पास? वैदेही को वसुंधरा की चिंता थी, क्योंकि वो उन चारों में से सबसे ज्यादा इमोशनल थी, सबकी लाडली। कोई उनसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, उनसे गुस्सा होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये देख विशाखा बोली, पता नहीं युवराज इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, ये तो हम आपकी वजह से चुप हैं दिवरना। वसुंधरा सबको देखते हुए बोली, हमें किसी से बात नहीं करनी, तुम सब जाओ। ये देख वो तीनों एक दूसरे को देखने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब वसुंधरा अकेले बैठ के रोने वाली है। तभी दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज होती है और सब उस ओर देखती हैं। वहां एक लड़की अपने हाथ पीछे बांधे उन्हें ही देख रही थी। वैदेही उससे नहीं मिली थी, इसलिए वो उसे देखते हुए बोली, आप, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हिमानी पूछते हुए बोली, आइए न। वसुंधरा उसे देख मुस्कराते हुए बोली। वसुंधरा वैदेही से बोली, ये हिमानी है, यूं समझिए वीरेन की बहन। उसकी बात सुन वैदेही हिमानी को गौर से देखने लगती है। एक साधारण सी लड़की, लेकिन खूबसूरती में वो उन्हें भी टक्कर दे रही थी। ऊपर से उनके होठों की वो हल्की मुस्कान जिसे देख के कोई पत्थर भी पिघल जाए।
आंखों में इतनी चमक कि चांद की रोशनी भी उसके आगे फीकी लगने लगे। कौन थी वो? वैदेही समझने की कोशिश कर रही थी कि इस साधारण सी लड़की में ऐसा क्या खास है जो युवराज वीरेन ने उसे बहन बना लिया। न तो वो किसी राजपरिवार से लग रही थी और न ही उन्होंने कभी पहले उसे देखा था। क्या होगा आगे? क्यों आई है हिमानी वसुंधरा से मिलने? आखिर कौन सी वजह है वीरेन के इस रूखेपन की? 266 चोरी पकड़ी गई। चैप्टर 266 चोरी पकड़ी गई। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वसुंधरा वीरेन से बात करती है, लेकिन एक बार फिर वो खुद को वीरेन के सामने संभाल नहीं पाती और बिखर के रह जाती है। लेकिन वीरेन उसे जैसे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू देकर चला जाता है। वसुंधरा खुद को संभालते हुए अपने रूम में आ जाती है, जहां ऑलरेडी उसकी बहनें चिंता में उसका इंतजार कर रही थी। वसुंधरा को देख सभी समझ जाती हैं कि उसके और वीरेन के बीच फिर कुछ हुआ है। उसे ऐसे देख विशाखा अपने गुस्से को छुपा न सकी। वो उसे देखते हुए बोली, दी हम चुप है तो सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन युवराज को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वसुंधरा इस बारे में उनसे और कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने को कहती है। वो तीनों ही जानती थी कि अब वसुंधरा अकेले बैठ के आंसू बहाने का सोच रही है, लेकिन इससे पहले वो तीनों जाती, हिमानी वहां आ जाती है। हिमानी दरवाजा खटखटाते हुए वसुंधरा से पूछते हुए बोली, क्या वो अंदर आ सकती है? तो उसे देख पहले तो सब हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वसुंधरा उसे देख हाँ में सिर हिला देती है। वैदेही उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे सवालिया निगाहों के साथ देख रही थी। ये देख वसुंधरा उसे हिमानी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, ये हिमानी है, आप क्यों समझिए वीरेन की बहन। उसकी बात सुन वैदेही उसे गौर से देखने लगती है। तभी हिमानी अंदर आ जाती है। वैदेही के मन में अभी भी उसे लेकर कई सवाल थे। उसे समझ में नहीं आता कि हिमानी वीरेन की बहन लेकिन कैसे। हिमानी के होठों पे हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी के भी दुख को कम कर दे। वसुंधरा उसे देख मुस्कराकर पूछते हुए बोली, आप यहाँ? हिमानी अपने होठों को दबाए हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बात शुरू कहाँ से करे, इसलिए वो अपनी तरफ से बात शुरू करने के लिए सही शब्दों को चुनने लगती है। फ्लैशबैक वो अग्नि और भूमि अनंत और वायु से बातें कर रही थी कि तभी अग्नि की नज़र दरवाजे से वसुंधरा पे जाती है, जो रोते हुए सामने कॉरिडोर से आ रही थी। अग्नि उसे देख उसे एकटक देखने लगती है। अग्नि को खोए हुए देख हिमानी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, अब तुम कहाँ खो गई? और वहाँ क्या है? तो अग्नि उसे एक नज़र देख सामने की ओर इशारा कर देती है। जब हिमानी वसुंधरा को ऐसे रोते हुए देखती है तो उसे भी समझ में नहीं आता। अब तो उन दोनों को देख बाकी सब भी क्यूरियस होकर बाहर देखने लगते हैं। जब नील टावल से बाल सुखाते हुए बाहर आया तो वो सबको दरवाजे के पास खड़े देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो सब अब बाहर क्या देख रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी ओर बढ़ जाता है। वो अग्नि के दूसरी तरफ आके खड़ा हो जाता है। जब वो यूं वसुंधरा को रोते हुए देखता है तो वो सब पे गुस्सा करते हुए बोला, कम ऑन बॉयज, लेट हर बी, यहाँ कोई तमाशा थोड़े ही लगा है। ये देख अग्नि उसे गुस्से में देखने लगती है। नील के गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसके गीले बाल उसके माथे को ढके हुए थे और उसकी आंखें, वो तो किसी को भी दीवाना बना दें। सॉरी, गहरी नीली आंखें जो किसी को भी डुबा दें। जो फिलहाल अग्नि के साथ होने वाला था, वो उनमें ऐसे खोई कि अपना गुस्सा ही भूल गई। लेकिन नील वो सबको डांटते हुए जाके सोफे पे बैठ जाता है। ये देख वो खुद के ही सिर पे चपत लगाते हुए मन में बोली, कभी कभी तुझे हो क्या जाता है अग्नि। वो सभी अंदर आ जाते हैं, लेकिन हिमानी अब भी वहीं थी। वायु के मन में वसुंधरा को लेकर एक सवाल घूमने लगता है। वो सवालिया निगाहों के साथ सबसे पूछते हुए बोला, क्या राजकुमारियां भी रोती हैं? मीन ऐसा क्या है जो एक राजकुमारी को रुला दे? उसकी बात सुन अनंत हंसते हुए, वो तो पता नहीं, लेकिन विराज ने बताया था कि चुड़ैलें जरूर रोती हैं। इतना कह वो हंस देता है, लेकिन उसके इस बेकार जोक पे कोई नहीं हंसता। ये देख वो भी अपनी हंसी दबा देता है। तभी भूमि थोड़ा परेशान होते हुए बोली, जाने क्या हुआ होगा। अग्नि भूमि की बात सुन उसे देखते हुए बोली, अब ये तो वही बता सकती है। उसकी बात सुन हिमानी बोली, उनसे पूछे क्या। ये देख नील उसे रोकते हुए बोला, हिमानी दूसरों की लाइफ में झांकना अच्छी बात नहीं है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे पर्सनल स्पेस में झांकने की कोशिश करे। उसकी बात सुन अग्नि का मुंह बन जाता है। वो अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, पर्सनल स्पेस, हुम।
अग्नि को यूं मुंह बनाते देख नील जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी हिमानी बोली, नील बस एक बार। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगी, लेकिन वो मैं देख लूंगी। लेकिन मुझे उसे रोते देख अच्छा नहीं लग रहा। नील हिमानी की बात पे डिसएग्री करते हुए कहता है, हिमानी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। जिसकी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करेगा, तुम्हें बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। नील की बात सुन हिमानी का मुंह उतर जाता है। ये देख नील को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे समझाना चाहता था कि इस सारी दुनिया की प्रॉब्लम उसकी नहीं है, जो वो सॉल्व करती फिरे। वो हिमानी से बोला, हिमानी। लेकिन हिमानी सुर झुकाए खड़ी थी, वो कुछ नहीं कहती। ये देख नील बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अगर वो तुमसे बदतमीजी से बात करे तो तुम वापस आ जाना। हाँ, वापस आ जाना, फिर उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। इतना कह अग्नि उसे हिम्मत देने लगती है। उसकी बात सुन नीलना में सिर हिला देता है। हिमानी बोली, तो मैं जाऊं? ये देख सभी उसे थम्स अप का इशारा कर देते हैं। भूमि उसे देखते हुए बोली, ऑल द बेस्ट। सबके रिएक्शन ऐसे थे जैसे वो किसी जंग पे जा रही हो। फ्लैशबैक ओवर। तो वही वीरेन वसुंधरा पे गुस्सा करके तो आ गया था, लेकिन अब वो खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने वसुंधरा से ऐसे बात की, जिस वजह से एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपने हाथ की मुट्ठी बांधे जोर से दीवार पे मारते हुए खुद को भी वही चोट पहुंचने की कोशिश करता है जो उसने अपने शब्दों से वसुंधरा को पहुंचाई थी। लेकिन अफसोस ये उनके आंसुओं की कीमत का आधा भी नहीं था। वो खुद से ही बोला, वीरेन कुछ सोचते हुए खुद से ही बोला, माफ करना वसुंधरा, लेकिन आपको खोने से अच्छा है आप हमारे बिना ही रहें, क्योंकि हम आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। नहीं है हम इतने महान जो आपकी बलि दे दें। इतना कह वो जलती हुई आंखों से बाहर देखने लगता है। अब हिमानी वसुंधरा के सामने थी। वो उसे देखते हुए, वो मुझे कहना था कि। वसुंधरा उसे देखने लगती है। हिमानी के चेहरे पे हिचकिचाहट थी। तो वहीं अग्नि और भूमि दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अनंत और वायु साथ नहीं आए थे, और नील को तो वैसे भी इस सब की आदत नहीं थी। लेकिन अग्नि से रुका नहीं जाता और वो भूमि का हाथ खींच के ले आती है। सब हिमानी को सवालिया निगाहों से देख रही थी। हिमानी बोली, वो मुझे कहना नहीं बल्कि आपसे पूछना था कि क्या आप ठीक हो। वसुंधरा को उसका सवाल काफी अजीब लगता है। हिमानी गौर से उसे देख रही थी। वसुंधरा उसे देख मुस्कराते हुए बोली, हमें क्या होगा। लेकिन हिमानी तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी उस वजह को जानने की कोशिश करना चाहती थी। वसुंधरा का जवाब सुन हिमानी अब बिना हिचकिचाए उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल करती है। वो उसे देखते हुए बोली, तो आप रो क्यों रही थी। हिमानी की आवाज ये सवाल पूछते हुए धीरे धीरे धीमी होती जाती है। उसकी बात सुन वसुंधरा और उसकी बहनें हिमानी को देखने लगती हैं, क्योंकि उसे वसुंधरा से ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं था। ये उनका पर्सनल मैटर था। वैदेही खुद को रोक न सकी। वो हिमानी को देखते हुए बोली, वो क्यों रो रही थी उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हिमानी, वैदेही भले ही थोड़ा कड़वा बोलती थी लेकिन वो ऐसे ही थी, प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसे तो वसुंधरा का यूं वीरेन के लिए प्यार भी समझ में नहीं आता था, जबकि वो उसका दिल पहले ही तोड़ चुका था, तो वो क्यों उसे भूल के आगे नहीं बढ़ जाती। हिमानी को वैदेही की बातों का बुरा नहीं लगता, बल्कि वो वसुंधरा को देखते हुए बोली, पता है रोने से मन हल्का हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का सल्यूशन तो बात करने से निकलता है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज रोना मत। राजकुमारियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। इतना कह वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। तो उसकी बात सुन वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा क्या हम रोते हुए इतनी बुरी लगती हैं। उसकी बात सुन हिमानी पहले हाँ फिर न में गर्दन हिला देती है। उसके यूं कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस देख वसुंधरा हंस देती है। तो वहीं बाहर अग्नि और भूमि को यूं दरवाजे से अंदर झांकते हुए देख वेदिका और सुरभि एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि दोनों चोरी छुपे ऐसे क्या देख रही हैं। वेदिका उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं। वेदिका की आवाज़ सुन दोनों घबराते हुए एकदम से सीधी खड़ी हो जाती हैं। तो वहीं हिमानी के साथ साथ चारों राजकुमारियों का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है जहां वेदिका खड़ी किसी से बात कर रही थी। जब हिमानी अग्नि और भूमि को वहां देखती है तो हिमानी भी उन्हें हैरानी के साथ देखने लगती है। तो वहीं अग्नि और भूमि दोनों ही इस वक्त सिर झुकाए खड़ी थी। सुरभि उन दोनों की देख पूछते हुए,
आप दोनों कुछ छुपा रही हैं क्या? यूं चोरों की तरह अंदर झांकने का मतलब? थोड़ी देर बाद सब वसुंधरा के रूम में। वैदेही अग्नि और भूमि को देखते हुए बोली, तो आप दोनों हमारी बातें सुन रही थी? उसकी बात सुन अग्नि बोली, आपने कुछ कहा ही क्या जो हम सुन लेती? अग्नि का जवाब सुन वैदेही बोली, क्या आपके यही मैन एंड नियाज है दूसरों की बातें सुनना? उसकी बात सुन भूमि बोली, वी आर सॉरी, हम मानते हैं हमारी गलती है। ये देख सुरभि पूछते हुए बोली, वैसे तुम छुप के सुन क्या रही थी? सुरभि की बात सुन सब एक साथ वसुंधरा को देखने लगती हैं। ये देख वसुंधरा को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी हिमानी उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं प्रोफेसर, वो हम तो राजकुमारी से बात करने आए थे। हिमानी की बात सुन वेदिका अपने हाथ बांधते हुए बोली, अच्छा, तो इन दोनों को बाहर छुपने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब आगे किसी से कुछ कहते नहीं बनता। क्या होगा आगे? क्या वसुंधरा बताएगी सबको सच्चाई और क्या हिमानी और उसके दोस्त कर पाएंगे वसुंधरा की मदद? और आखिर क्या वजह है वीरेन की वसुंधरा को खुद से दूर करने की? क्या मतलब था उनका वसुंधरा को खोने से? चैप्टर 267 सेल्फ लव। चैप्टर 266 सेल्फ लव। पिछले चैप्टर में हमें देखा कि अग्नि और भूमि दोनों चोरी छुपे वसुंधरा के रूम के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। जब उन्हें वेदिका और सुरभि पकड़ लेती हैं, जब वो दोनों उनसे सवाल करती हैं तो रूम के अंदर खड़ी सभी को पता चल जाता है कि वो उनकी बातें सुनने वहां खड़ी थी। कुछ देर बाद सब वसुंधरा के रूम में थे, जहां वैदेही दोनों को डांटते हुए कहती है कि क्या उनके यही मैनर्स हैं, चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनना? तो अग्नि उसकी बात सुन बदले में जवाब देते हुए कहती है कि उन्होंने कुछ कहा ही क्या जो वो उनकी बातें सुन लेती। जबकि भूमि उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। ये देख सुरभि उनसे पूछती है कि आखिर बात क्या है जो उन्हें यूं छुप के बातें सुनने की जरूरत आन पड़ी। सुरभि का सवाल सुन सब वसुंधरा को देखने लगती हैं, लेकिन भला वो क्या ही कहती। प्रोफेसर सुरभि का सवाल सुन हिमानी बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुरभि और वेदिका कोई बच्ची थोड़े थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वैष्णवी और विशाखा दोनों से छोटी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन वैदेही वसुंधरा को देख रही थी, क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर था, जिसे वो किसी से बताना चाहती है या नहीं वो उसकी मर्जी होनी चाहिए। हिमानी भी वसुंधरा को देख रही थी। ये देख वसुंधरा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तो आप सब सच में जानना चाहती हैं? हिमानी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, अगर आपको सही लगे तो। वसुंधरा उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराए और बोली, हम किसी से प्यार करते हैं, इतना कि उनसे दूर जाना तो दूर, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना कि अगर वो हमें नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, लेकिन अफसोस वो अब हमें देखना तक भी नहीं चाहते। वसुंधरा की आंखें ये कहते हुए नम, लेकिन होठों पे अब भी दर्द भरी मुस्कान कायम थी। तभी हिमानी और सुरभि एक साथ उसे देखते हुए बोली, वीरेन, वीरेन भाई। वसुंधरा उसी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला देती है। तभी वैष्णवी बोली, महल में सब इनके रिश्ते के बारे में जानते हैं। दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स जो ठहरे, दीदी तो उनसे दूर करने की बात से ही रोने लगती थी, ऐसा चाची बताती हैं। वैष्णवी और वसुंधरा दोनों सगी बहनें हैं, जबकि वैदेही और विशाखा दोनों उनके चाचा जी की बेटियां। लेकिन चारों बहनों में उतना ही प्यार है जितने माता सीता और उनकी 3 बहनें उर्मिला, मानवी और श्रुतकीर्ति में था। चारों की ही एक दूसरे में जान बसती है। ये देख हिमानी बोली, वीरेन भाई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, उन जैसे इंसान के पास स्वीटहार्ट नहीं तो विलहार्ट हो सकता है। हर वक्त तो उनके नाक पे गुस्सा रहता है। उसकी बात सुन वो चारों उसे अजीब नजरों से देखने लगती हैं, क्योंकि वो युवराज वीरेन के बारे में वो सब कह रही थी। वसुंधरा को उनकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने देखा था कि वीरेन और हिमानी दोनों आपस में काफी अच्छे से बात कर रहे थे। फिर हिमानी का ऐसा कहना, लेकिन हिमानी तो ये सब उस दिन के आधार पे कह रही थी जब उसने वीरेन की जान बचाई, लेकिन बदले में वो उसे थैंक्स कहने के बजाय उसे बेवकूफ़ कह रहा था, जो उसने अपनी जान दाव पे लगा दी। हिमानी देखती है सब उसे अजीब नज़रों से देख रही हैं, तो वो हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी, वो गलती से। लेकिन सच में वीरेन भाई एकदम एकटू हैं और हम अपनी कही बात से पीछे नहीं हटने वाले। उसकी बात सुन वैदेही बोली, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने गलत क्या कहा, सही तो कह रही हो। वो सच में वैसे ही हैं, लेकिन वसुंधरा वीरेन के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। वो वैदेही को देखते हुए बोली, वैदेही। ये देख वैदेही एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली,
बस करो यार युवराज, वीरेन के नाम की माला जपना। उसे तुम्हारा दर्द नजर नहीं आता, तुम्हारी तकलीफ नजर नहीं आती, तुम्हारे आंसू नजर नहीं आते, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? छोड़ दो उसे। ये देख वसुंधरा बोली, अगर आप सबको वीरेन के बारे में ये सब बातें करनी है तो यहाँ से चली जाए, हमें कुछ नहीं कहना। ये देख वहाँ खड़ी वेदिका पूछते हुए बोली, तो ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों अलग हो गए? वसुंधरा न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि वो आज भी सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमें खुद से दूर रखना चाहते हैं। क्या कोई वजह है, कोई मजबूरी है? हमें नहीं पता। हमने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वसुंधरा की बात सुन अग्नि चिढ़ते हुए बोली, ओफो, कुछ तो कहा होगा ना उसने। ऐसे कैसे? तुम कौन, हम कौन? तुम्हें रोने के बजाय उसकी क्लास लगानी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती न, तो मैं गुस्से में उसका सिर फोड़ देती। वैदेही होठों पे शैतानी हंसी के साथ बोली, एग्जैक्टली, और मैं भी। अग्नि वैदेही की बात पे हामी भरते हुए बोली। अग्नि के गुस्से को देख वसुंधरा मुस्करा देती है, क्योंकि उसकी बहनों का गुस्सा भी तो वैसा ही था, खासकर वैदेही का। वसुंधरा उनकी बात सुन उनसे एक सवाल करते हुए बोली, कभी प्यार किया है? उसका सवाल सुन कहती, अग्नि और वैदेही दोनों ही कुछ नहीं। वसुंधरा मुस्कराते हुए बोली, जिस दिन आपको प्यार होगा शायद उस दिन आप हमारी बात समझें। प्यार सही गलत अच्छा बुरा नहीं देखता, और वीरेन तो बहुत अच्छे हैं। भले ही आज हमारी आंखों में आंसुओं का वो करण है, लेकिन एक वक्त था जब वो हमारी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं आज भी वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए तो नजरें फेर लेते हैं। और रही बात उनकी बेरुखी की, तो बस हमें वो वजह जाननी है। भूमि और वेदिका दोनों ही उसकी बात सुन मुस्करा देती है, क्योंकि कहीं न कहीं प्यार का मतलब उनके लिए भी वही था। वसुंधरा उन्हें पास्ट के बारे में बताते हुए बोली, सब ठीक था। हम अपने फाइनल एग्जाम्स के हॉलिडेज में अपनी बहनों के यहाँ आए हुए थे। हम जब भी यहाँ आते थे तो मिलके खूब मस्ती करते थे। वीरेन पहले से ही थोड़े शांत थे और हमें वो वैसे ही पसंद थे। मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते नहीं देखा। हाँ, बस विराज पे थोड़ा नाराज हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत शरारती थे। उसकी बात सुन विशाखा बोली, शरारती थे? वो शरारती हैं। पता नहीं दादाजी उन्हें कैसे झेलते हैं। दादाजी को उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए था। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। हिमानी हंसते हुए बोली, ये तो आपने सही कहा राजकुमारी। वैसे उसकी शरारतों से याद आया, मुझे उससे बदला भी लेना है। उसकी बात सुन विशाखा बोली, मदद के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। इतना कह वो हंस देती है। तभी हिमानी आगे पूछते हुए बोली, अगर सब ठीक था तो फिर आप दोनों का झगड़ा क्यों हुआ? वसुंधरा चलते चलते बड़ी सी ग्लास वॉल के पास चली जाती है। वो बाहर देख रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, बारिश की बूंदें ग्लास वॉल पे पड़ रही थी। वसुंधरा खोए हुए ढंग में आगे कहती है, उस बार की छुट्टियों में भी हम वीरेन और सभी घरवालों के साथ कुलदेवी के मंदिर गए। उसके बाद वहीं हमारा पिकनिक का भी इरादा था, लेकिन जब हम पिकनिक से वापस आए तो वीरेन कुछ कटे कटे से लग रहे थे। हमें लगा शायद कोई वजह होगी। हमने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने नहीं बताया, तो हमने भी वीरेन को ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि कई बार वो अपने महल के कामों की वजह से भी व्यस्त रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दिया। अगर हम उन्हें दिख भी जाते तो वो हमें ऐसे इग्नोर करते जैसे हम वहाँ हैं ही नहीं। तभी हमें पता चला कि वो अब्रॉड जा रहे हैं अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करने। हमें लगा शायद यही वजह होगी, वरना और क्या वजह हो सकती है कि वो हमसे दूर भागे। हम उनसे नाराज भी थे, क्योंकि उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अपनी इसी नाराजगी को लेकर गए थे हम उनके पास, लेकिन वो। वसुंधरा कहते कहते खामोश हो जाती है। लेकिन वो, हिमानी पूछते हुए बोली। वसुंधरा आगे बोली, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वसुंधरा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। हमने कहा उनसे कि वो हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। सिर्फ 1 साल की बात है, अगले साल हमारी भी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी, फिर साथ चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते। हम मानते हैं ये हमारी बेवकूफ़ी थी उनसे ये कहना। फिर हमें लगा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1 साल की तो बात है, अगले साल हम भी वहाँ चले जाएंगे। लेकिन तभी वीरेन ने कहा कि उन्हें हमसे घुटन होने लगी है, वो हमसे दूर रहना चाहते हैं और हम उनके पीछे वहाँ न आए, बल्कि उनसे दूर रहे।
खुद को ढूंढे, लेकिन हमारा तो अस्तित्व ही उनसे है। उनसे दूर होके खुद को कहाँ तराशें। उनके उन शब्दों ने हमें तोड़ दिया, जो कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। वो हमें रोते हुए छोड़ के चले गए। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हमें ऐसा उन्होंने ही बनाया है। अगर वो हमें शुरुआत से ही खुद से दूर रहते हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन वो एकदम से बदल जाएंगे। हमने सोचा नहीं था। वो ग्लास वॉल से सिर टिकाए आगे बोली, पूरे 5 साल हो गए उनका इंतजार करते हुए कि शायद कभी तो वो हमसे बात करेंगे, लेकिन न वो बात करना चाहते हैं और न सुनना। इतना कह वो खामोश हो जाती है। पूरे कमरे में सन्नाटा था। तभी वसुंधरा के कानों में एक आवाज पड़ती है, छोड़ दो। सब आवाज की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तो ये सुरभि थी। वसुंधरा भी सुरभि को देख रही थी। वो कुछ कहती कि तभी सुरभि उसे देखते हुए आगे बोली, देखो वसुंधरा, अगर वीरेन चाहता है कि तुम उससे दूर रहो तो दूर रहो। सुरभि आगे बोली, तुम जानती हो तुम्हारी गलती क्या है। तुमने वीरेन को जरूरत से ज्यादा अटेंशन दे दी। वीरेन चाहता है न तुम खुद को ढूंढो, तो एक कोशिश क्यों नहीं करती। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी पूरी दुनिया वीरेन है। इतना कह सुरभि मुस्कुराते हुए आगे बोली, लेकिन नहीं, बल्कि वीरेन तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। सुरभि की बात सुन वैदेही बोली, वही तो मैं इसे समझना चाहती हूँ, लेकिन यह है कि समझना ही नहीं चाहती। ये देख वसुंधरा वैदेही पे गुस्सा करते हुए बोली, कैसे भूल जाए उन्हें। आपके लिए ये कहना आसान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हिमानी आगे आते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकते। तभी अग्नि बोली, वो जब तुम्हें हर्ट कर सकता है तो एक सबक उसे भी सिखाना तो बनता है। अग्नि की बात सुन हिमानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राजकुमारी, अगर आप खुद से ही प्यार नहीं कर सकती तो आप किसी और से कैसे उम्मीद करेगी कि वो आपसे प्यार करे। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आप वीरेन भाई को अपनी कमी का एहसास करवाना चाहती है तो पहले आप वो बनिए जिसे देख उन्हें लगे कि उन्होंने क्या खोया है। तभी वैष्णवी बोली, हाँ दीदी, एक कोशिश तो करके देखिए। तभी वेदिका वसुंधरा के पास आते हुए बोली, देखिए वसुंधरा, प्यार सच में खूबसूरत है, लेकिन आप खुद देखिए कि क्या आपकी जिंदगी में वो खूबसूरती है। आप वीरेन को खुश करते करते अपनी खुशियां कहीं भूल तो नहीं गई। एक बार खुद के पंखों को फैला के तो देखिए, क्या पता आपको अपनी उड़ान से प्यार हो जाए। चैप्टर 268 एम्बारासमेंट सिरहाने की राजकुमारी। चैप्टर 268 एम्बारासमेंट सिरहाने की राजकुमारी। हेलो दोस्तों, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सेल्फ लव कितना जरूरी है। यही बात सब वसुंधरा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं न कहीं सबका कहना सही भी था, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आप दूसरों से उस प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। जब आपकी खुद की जिंदगी में प्यार होगा तब तो आप उसे बांटोगे। वसुंधरा ने बचपन से लेके आज तक सिर्फ वीरेन से प्यार किया, जिसके चलते वो खुद से प्यार करना ही भूल गई, और जब वीरेन उनसे दूर हुए तो वो बिखर गई। भले ही वीरेन की कोई भी अपनी वजह रही होगी, लेकिन वो भी वसुंधरा को यही बात समझाना चाहते थे कि वो उनकी परछाई बनने के बजाय खुद को तराशें। लेकिन वसुंधरा ये बात नहीं समझी। उन्होंने अपनी जिंदगी के ऐसे ही 5 साल और बर्बाद कर दिए। और वो कहते हैं न लौटा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। कुछ ऐसा ही वसुंधरा के साथ हुआ। वो आज भी वही खड़ी हैं, जिसे देख वीरेन को और ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो कभी उस जगह से निकलने की कोशिश ही नहीं करना चाहती। सुरभि, वेदिका, हिमानी सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं। अब देखना यह है कि उनकी कोशिश क्या रंग लेकर आती है या नहीं। वेदिका वसुंधरा से कहती है कि वो खुद के पंखों को खोल के खुले आसमान में एक उड़ान लेकर तो देखे, क्या पता उसे अपनी उड़ान से प्यार हो जाए। वेदिका की बात सुन वसुंधरा उन्हें देखने लगती है, लेकिन तभी सुरभि उससे पूछते हुए बोली, क्या तुम तैयार हो। वसुंधरा सबको बारी बारी देखने लगती है। सब क्यूरियोसिटी के साथ उसे देख रहे थे कि जाने अब वसुंधरा आगे क्या कहेगी। हिमानी उसे हाँ कहने का इशारा करती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वसुंधरा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं कि हम खुद को बदलें तो हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुन सभी खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी वो आगे बोली, लेकिन इतना कह वो सबको देखने लगती है। सब उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती हैं। ये देख विशाखा बोली, लेकिन क्या दी, लेकिन क्या ऐसा करने से वीरेन हमें मिल जाएंगे। इतना कह वो सबको देखने लगती है। उसकी सुई फिर से वीरेन पे जाके अटकते हुए देख सब एक दूसरे को देखने लगती हैं। ये देख अग्नि बोली, लो सारी रात इसे रामायण पढ़ाने का क्या फायदा, जब इसे फिर से रावण ही चाहिए। अग्नि की बात सुन सभी हंस देती हैं।
तो ये देख वसुंधरा का मुंह बन जाता है। वो बोली, उड़ा लीजिए सब मजाक, लेकिन हमारी गाड़ी वीरेन पे ही आके रुकती है, हम क्या करें। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा देती हैं। ये देख अग्नि बोली, अरे ओ राजकुमारी, इस दुनिया में वीरेन से परे भी एक दुनिया है, जहाँ उससे भी खूबसूरत इंसान भी हैं, जरा आंखें खोल के तो देखिए। अब हमारे दोस्तों को ही ले लो, अनंत, वायु, नील, रुद्र चाचू, समीर चाचू, प्रोफेसर नव, सब कितने हैंडसम हैं। क्यों लड़कियों, इतना कह वो सबको देखने लगती है। उसकी बात सुन सब हमें सिर हिला देती है। तभी अग्नि की बात सुन विशाखा बोली, अच्छा वो नीली आंखों वाला नील है न, वो तो वाकई काफी ज्यादा हैंडसम है। दिया, आप उसकी आंखें देखोगी न तो खुद को डूबने से रोक ही नहीं पाओगी। और हाँ, वो इंग्लैंड का राजकुमार भी, हाँ भले ही थोड़ा दिमाग से पैदल है, लेकिन हैंडसम तो वो भी है। वैष्णवी इतना कह हंसने लगती है। तभी सुरभि बोली, सही कहा, देखो वसुंधरा, जैसा कि तुम कह रही हो सकता है वीरेन की तुम्हें छोड़ने की अपनी कोई वजह हो, लेकिन ऐसे तो वो कुछ बताने से रहा। लेकिन अगर तुम हाथ पे हाथ धरे या यूं आंसू बहाते हुए बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा। क्या तुम कोशिश किए बिना ही हार मान जाओगी। इतना कह वो वसुंधरा को देखने लगती है। वसुंधरा उन्हें देखते हुए बोली, तो हम क्या करें। तभी भूमि बोली, ये बात तो क्लियर है कि अगर आप सामने से पूछोगी तो वीरेन आपको कुछ नहीं बताने वाले। भूमि की बात पे वेदिका एग्री करते हुए बोली, इसलिए अब वो करो जो वो चाहता है। वो चाहता है न तुम आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने में क्या बुराई है। वेदिका की बात सुन भूमि बोली, प्रोफेसर वेदिका सही कह रही हैं। थिंक आपको उन्हें जालस फील करवाना चाहिए, उन्हें दिखाए कि आप उनके बिना भी कितनी खुश है, और हो सके तो कोई और लड़का भी ढूंढ लीजिए। अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकती तो कम से एक अच्छा मेल फ्रेंड तो बना ही सकती हैं, जिससे युवराज जालस फील करें। वसुंधरा उन्हें देखते हुए बोली, मेल फ्रेंड। सभी एक साथ हाँ में सिर हिला देती हैं। तभी वैदेही बोली, लेकिन वो मेल फ्रेंड होगा कौन। सब एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी हिमानी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, एक क्यों जब हमारे पास 3-3 हैं। इतना कह वो अपनी उंगलियों में 3 का इशारा कर देती है और सबको देखने लगती है। सब उसकी शैतानी मुस्कुराहट के पीछे का मतलब अच्छे से समझते थे। हिमानी बोली, अगर वीरेन भाई सच में आपसे प्यार करते होंगे तो वो पक्का जल भून की कोयला होने वाले हैं, क्योंकि जलन बड़े बड़े पत्थर दिलों को पिघला सकती है। देखना घुटनों के बल बैठ के आपसे माफी न मंगवाए तो मेरा नाम भी हिमानी नहीं। इतना कह वो सबको देखने लगती है। तभी अग्नि आश्चर्य के साथ उसे देखते हुए बोली, तुम क्या करने वाली हो। हिमानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी आई। इतना कह वो वहां से चली जाती है। ये देख सब एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब हिमानी तो चली गई थी, इसलिए सब आपस में बातें करने लगती हैं। तो वही बॉयज का रूम, नील हाथ बांधे हिमानी के सामने खड़ा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। मैंने पहले ही कहा था, हमें दूसरों की जिंदगियों में इंटरफेयर नहीं करना है, और मुझसे तो तुम बिल्कुल कोई उम्मीद मत रखना। अनंत और वायु तो दोनों हिमानी की बात सुनते ही मिठू को साथ लेकर निकल लेते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हिमानी उन्हें बुरी तरह फंसाने वाली है। ऊपर से वीरेन के अगेंस्ट में वसुंधरा के साथ प्यार का नाटक, दोनों के ही बस की बात नहीं थी। जहां अनंत तो सिर्फ भूमि का दीवाना था और वायु, उसे तो सभी राजकुमारियों में चुड़ैलों का साया नजर आ रहा था। इसलिए दोनों ही मौका देख के भाग लेते हैं, लेकिन नील को वो जाने नहीं देती और रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। अनंत और वायु दोनों बातें करते हुए वसुंधरा के रूम के बाहर से निकलते हैं कि तभी वैष्णवी की नज़र वायु पे जाती है। जाने क्यों वायु को देख उसके होठों पे तिरछी मुस्कान तैर जाती है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो वायु को आवाज लगाते हुए बोली, अरे ओ इंग्लैंड के राजकुमार, कहाँ चल दिए आप, हमसे तो मिल के जाए। वैष्णवी की आवाज सुन वायु अपनी आंखें मीच लेता है, क्योंकि उसकी आवाज उसे बार बार वो इंसिडेंट याद दिला रही थी। भले ही वो दिखाता नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा अम्बारस्त फील कर रहा था। वो अनंत से झल्लाते हुए बोला, फिर से सिरहाने की चुड़ैल। अनंत को वायु की हालत देख हंसी आ जाती है। वो वैष्णवी को देख हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हम अंदर आ सकते हैं। वैष्णवी मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा कर देती है। वायु अनंत को घूर के देखता है, लेकिन अनंत पे उसका कोई असर नहीं होता और वो उसे छोड़ अंदर बढ़ जाता है। वायु अब अकेले उस भूतिया महल में घूमने से रहा, इसलिए वो भी अनंत के साथ अंदर आ जाता है। तभी भूमि अनंत से पूछते हुए बोली, क्या तुम दोनों हिमानी से नहीं मिले।
वो तुम्ही से तो मिलने गई थी ना। तभी वायु के हाथ से मिट्ठू छूटते हुए भूमि के पास आ जाता है। भूमि उसे सहलाते हुए अनंत को सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है। तभी वैष्णवी बोली, ये तोता आपका है। तभी मिट्टू अपनी आवाज में बोला, तोता नहीं, मिट्टू है मेरा नाम, मीठा खाना मेरा काम। मिट्ठू के अंदाज को देख सभी हंस देती हैं। तभी वैष्णवी भूमि को देखते हुए बोली, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम इसे पकड़ सकते हैं। उसकी बात सुन भूमि मुस्कुरा देती है। वैष्णवी मिट्ठू को अपने हाथों में ले लेती है। मिट्ठू भी काफी मजे से सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। तभी भूमि अपने सवाल पे वापस आते हुए बोली, क्या तुम दोनों हिमानी से नहीं मिले। उसकी बात सुन वायु हंसते हुए बोला, उसे तुम बात करना कहती हो, हिमानी हमें अपनी कब्र खुद खोदने को कह रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम लड़कियों के दिमाग ये उटपटांग आइडिया आते कहाँ से हैं। वायु की बात सुन भूमि कुछ कहती उससे पहले ही वैष्णवी हंसते हुए बोली, वो क्या है, इंग्लैंड के राजकुमार। लड़कियां पैदाइशी समझदार होती हैं, लेकिन काश हम यही बात आप लड़कों के लिए भी कह सकते। उसकी बात सुन वायु बोला, दिमाग की बात तो तुम न ही करो सिरहाने की राजकुमारी, अगर वो तुम्हारे पास होता तो तुम यूं चुड़ैलों की तरह न ही हंसती और न ही ये घुंघरू पहन के घूमती। चल अनंता, इतना कह वो अनंत को बाजू से खींच के ले जाता है और वैष्णवी उसे देखती रह जाती है। ये देख वैदेही वैष्णवी से पूछते हुए बोली, ये तुम्हें सिरहाने की राजकुमारी क्यों कह के गया। उसकी बात सुन वैष्णवी जाते हुए वायु को देख मिट्ठू को सहलाते हुए बोली, क्योंकि उन्हें सिरमौर कहना नहीं आता। उसकी बात सुन वैदेही हंसते हुए, क्या, ये तो गजब बेइज्जती है। वैदेही की बात सुन सभी मुस्कुरा देती है, लेकिन वैष्णवी आगे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे तो वायु को परेशान करने के और तरीके ढूंढने थे। तो वहीं नील अब भी हिमानी की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी महल का एक सर्वेंट सबको खाने के लिए बुलाने को आता है। सभी लड़कियां हिमानी का इंतजार कर रही थीं, लेकिन हिमानी तो नील को मानने में बिजी थी। नील जैसे ही डिनर करने को जाने को हुआ, हिमानी उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुम खाना खाने नहीं जा सकते, तब तक नहीं जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते। नील बेड पे लेटते हुए, तो ठीक है, लेकिन मैं ये काम नहीं करने वाला। ये देख हिमानी रोंदू शक्ल बनाते हुए नील को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए, नील क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो वही जब हिमानी काफी देर तक नहीं आई तो अग्नि बोली, मैं हिमानी को बुला के लेकर आती हूँ। उसकी बात पे सब हमें सिर हिला देती हैं। जब अग्नि हिमानी को बुलाने गई तो वो देखती है कि हिमानी घुटनों के बल बैठी नील से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन नील बेड पे आंखें बंद करके लेटा हुआ था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देख अग्नि बोली, ये तुम क्या कर रही हो। हिमानी अग्नि को देखते हुए, देखो न कब से नील से कह रही हूँ कि वो वसुंधरा के साथ प्यार करने की एक्टिंग करे, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। अग्नि हिमानी की बात सुन हैरान हो जाती है और वो नील को देखने लगती है। नील अग्नि से बोला, अगर तुम भी हिमानी की तरह मुझसे यही बात करने आए हो तो यहाँ से चली जाओ। अग्नि को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, और वो कभी हिमानी को देखती तो कभी नील को। क्या होगा आगे, क्या हिमानी मना पाएगी नील को इस काम के लिए, और क्या होगा अग्नि पे इस बात का असर। चैप्टर 269 क्या नील मान गया। चैप्टर 266 क्या नील मान गया। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वसुंधरा सबकी बात मानने को तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे सिर्फ वीरेन ही चाहिए, क्योंकि उसकी गाड़ी हमेशा वीरेन पे ही आके रुकती है, फिर चाहे वो इस बात पे उसका कितना भी मजाक बनाए। अग्नि उसकी इस बात पे हंसते हुए कहती है कि उसने उसे इतने अच्छे ऑप्शन दिए, फिर भी कोई फायदा नहीं उसे रामायण पढ़ाने का, क्योंकि उसे तो रावण ही चाहिए। अग्नि की बात सुन सभी एक साथ हंस देती हैं। तभी भूमि वसुंधरा से कहती है कि अगर वो युवराज वीरेन को जालस फील करवाए तो कुछ बात बन सकती है। तभी हिमानी अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाती है लड़कों को मनाने। हिमानी की बेतुकी बात सुन वायु और अनंत तो मौका देखकर वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि हिमानी के प्लान में कितना खतरा है। एक तो राजकुमारी, ऊपर से राजकुमार वीरेन, वो दोनों के बीच में पिसना नहीं चाहते थे, और इसके अलावा भी दोनों के पास अपने अपने कारण थे। जहां वायु महल की चुड़ैलों और राजकुमारियों से दूर रहना चाहता था, तो वहीं अनंत भूमि के अलावा किसी और को भाव देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब बचा नील, इससे पहले वो हिमानी के चंगुल से भाग सकता। हिमानी उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। नील भी कहाँ कम था, वो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता।
तभी उन्हें नीचे से खाने का बुलावा आ जाता है। नील जैसे ही जाने को हुआ, लेकिन हिमानी उसे जाने नहीं देती। वो कहती है कि वो तक खाना खाने नहीं जाएगा जब तक वो हाँ नहीं कहता। नील हिमानी की बातों से फ्रस्ट्रेट होते हुए बेड पे जाके लेट जाता है। जब हिमानी बहुत देर तक वापस नहीं आई तो अग्नि सबको देखते हुए बोली, मैं हिमानी को लेकर आती हूँ। इतना कह वो लड़कों के रूम की ओर बढ़ जाती है। जब वो रूम में पहुंची तो वो हैरान हो जाती है। नील हिमानी से परेशान होकर बेड पे लेटा हुआ था और हिमानी उससे रिक्वेस्ट करते हुए घुटनों के बल बैठी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। हिमानी अग्नि को भी उसकी मदद करने को कहती है। ये देख नील अग्नि को वार्निंग देते हुए बोला, अगर तुम भी मुझे यहाँ हिमानी की तरह परेशान करने आए हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं मानने वाला। तो वहीं हिमानी अग्नि को आस भरी नजरों से देखने लगती है। अग्नि बस वहां बुत बने खड़ी थी। वो एक नज़र नील को देखते हुए बोली, अगर नील नहीं चाहता तो रहने दो ना, उसे क्यों फोर्स कर रही हो। उसकी बात सुन नील उसे हैरानी के साथ देखने लगता है और वो बेड पे उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगा था वो भी उसे हिमानी की तरह परेशान करेगी। लेकिन यहाँ तो उससे उलट वो हिमानी को ही समझा रही थी। अग्नि भी नील को देखती है, जो उसे अब भी आश्चर्य के साथ देख रहा था। अग्नि ये देख अपनी नजरें उससे हटा लेती है, जैसे अपनी आंखों में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सच तो यही था कि पता नहीं क्यों, लेकिन वो नहीं चाहती थी नील ये काम करे। तभी हिमानी नील का हाथ पकड़ते हुए बोली, नील तुम्हें कहाँ सच में राजकुमारी से प्यार करना है? बस दिखावा ही तो करना है, ताकि वीरेन भाई को जलन हो। ऐसा करने से अगर दोनों फिर से एक होते हैं तो बुराई ही क्या है। उसकी बात सुन नील हिमानी के माथे पे उंगली से टैप करते हुए बोला, और तुमसे किसने कहा कि जलन में वीरेन वापस से वसुंधरा के पास आ जाएगा? हिमानी नील के ऐसा करने से पहले तो अपना फोरहेड सहलाती है, फिर वो एक्साइटेड होते हुए आगे कहती है, जलन इंसान से बहुत कुछ करवाती है। देखना जब वीरेन भाई तुम दोनों को साथ देखेंगे तो पहले उन्हें जलन होगी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उन्हें गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप पे नहीं बल्कि दूसरों पे, और एट लास्ट उन्हें हार के राजकुमारी वसुंधरा के पास आना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन नील हंसते हुए, हिमानी हम यहाँ 2 दिनों के लिए आए हैं, 2 महीने या 2 सालों के लिए नहीं। 2 दिनों में हम उसे कितना ही जालस फील करवा पाएंगे, इसलिए ये जिद छोड़ दो, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये देख हिमानी नील से फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, ओफो, आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने सोशल मीडिया के थ्रू अब भारत और जापान के बीच में शादियां हो रही हैं और आप 2 दिन और 2 महीने के चक्कर में पड़े हो। नील तुम शुरुआत तो करो, बाकी मैं देख लूंगी। हम वसुंधरा का नंबर तो ले ही सकते हैं। उसकी बात सुन अग्नि हैरानी के साथ बोली, फोन नंबर? नील अग्नि को यूं एकदम से बेचैन होते देख अग्नि को देखने लगता है। उसकी आंखों में नील कुछ तो देखता है। तभी हिमानी नील से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज। नील कुछ सोचते हुए हिमानी से बोला, और इतना कह वो अग्नि को देखने लगता है। अग्नि के चेहरे पे नील का जवाब सुन सिकन आ जाती है। उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ गया था। ये देख अग्नि वहां से जाते हुए बोली, तो ठीक है, अब अगर नील मान गया है तो तुम दोनों आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कह वो वहां से चली जाती है। अग्नि जब आई तो सब उसे क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। भूमि उससे पूछते हुए बोली, क्या नील मान गया? अग्नि के इस रिएक्शन से नील के चेहरे पे थोड़ी सी लेकिन मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। वो हिमानी से बोला, अब क्या मुझे भूखा मारने का इरादा है? हिमानी न में सिर हिलाते हुए बोली, चलो चलते हैं। उसकी बात सुन नील न में सिर हिला देता है। हिमानी उसका हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। अग्नि कुछ कहती कि तभी सब उसके पीछे देखने लगते हैं, जहां से नील और हिमानी चल के आ रहे थे। तभी हिमानी वसुंधरा को देखते हुए बोली, तो ये रहा आपका मेल फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड। उसकी बात सुन वसुंधरा और नील दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के बीच ही एक ऑकवर्डनेस थी, जो वहां खड़े किसी से छुपी नहीं। दोनों को ऐसे देख हिमानी अपना सिर पीट लेती है। वो दोनों को देखते हुए बोली, अगर आप दोनों ऐसे रिएक्ट करेंगे फिर तो हो बैठा प्लान सक्सेसफुल। उसकी बात सुन वैदेही बोली, एग्जैक्टली, आप दोनों तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे अजनबी। ये देख विशाखा बोली, क्या दी, वो अजनबी ही हैं, अभी तो मिले हैं बेचारे। उसकी बात सुन सुरभि बोली, सही कहा, लेकिन अगर तुम दोनों में केमिस्ट्री ही नजर नहीं आएगी तो वीरेन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हिमानी कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करो, हम पहले नीचे जाते हैं, तुम दोनों आपस में बातें करते हुए नीचे आना।
ताकि एटलीस्ट आप दोनों वीरेन भाई का अटेंशन ग्रास्प करने में कामयाब हो जाएं। उसकी बात सुन वसुंधरा और नील एक साथ, लेकिन बात क्या करें? दोनों ने ये बात एक साथ एक ही समय पे कही थी, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और बाकी सब मुस्करा देते हैं। तो वहीं अग्नि चुपचाप खड़ी ये देख रही थी। ये देख वेदिका बोली, वाह तुम दोनों में तो काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वेल अगर बातें ही करनी है तो नाम से शुरू करो और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करो। वेदिका की बात सुन अग्नि मन में, बॉन्डिंग डिटेल लेने, आज तक मुझसे तो नहीं बनी इसकी बॉन्डिंग। तभी हिमानी बोली, सही कहा, अच्छा हम चलते हैं, आप दोनों थोड़ी देर बाद आना। सभी वहां से जाने लगते हैं। अग्नि अभी भी वहां खड़ी वसुंधरा और नील को देख रही थी। ये देख हिमानी उसका हाथ खींच के वहां से ले जाती है। थोड़ी ही देर में सब खाने की टेबल में। महाराज हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोले, तो आ गई हमारी सारी राजकुमारियां। वो सभी मुस्कुरा देती हैं। जब वो वहां पहुंचे तो सभी पहले से ही आ चुके थे और तभी हिमानी की नज़र उसके सीनियर अभिमन्यु पे जाती है, जो थोड़ी देर पहले ही वहां आया था। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, सीनियर आप यहाँ। अभिमन्यु की आंखें हिमानी को देख चमक जाती हैं। उसे आइडिया नहीं था कि उसे यहाँ हिमानी मिल जाएगी, क्योंकि वीरेन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तो वही वैदेही भी अभिमन्यु को देख खुश हो जाती है। वो बोली, अभिमन्यु काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, पहचाना? अभिमन्यु वैदेही को देखते हुए, आपको कैसे भूल सकते हैं वैदेही? इतना कह वो मुस्कुरा देता है। सभी खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी वीरेन के पिता अधिराज बोले, वसुंधरा नहीं आई। वसुंधरा का नाम सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन हिमानी देखती है, वीरेन की आंखें भी उसे ही ढूंढ रही हैं। जैसे ही विशाखा कुछ कहने को हुई, हिमानी झट से बोली, वो हम सब एक साथ ही थे, लेकिन हमने राजकुमारी वसुंधरा को काफी समय से नहीं देखा। हमें लगा वो नीचे आ गई होंगी। सब हिमानी को हैरानी से देखने लगती है, कितनी सफाई से झूठ कहा था उसने, लेकिन फिर सब उसके दिमाग को तारीफ करने से भी नहीं रोक सकी। तो वही वीरेन मन में, कहीं हमने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कह दिया? वीरेन तुम भी ना, आज ही तो आई थी वो, कहीं उन्होंने खाना नहीं खाया तो? ऐसे ही कई सवाल वीरेन को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वैष्णवी बोली, लो दीदी भी आ गई। सबका ध्यान वसुंधरा और नील पे चला जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आ रहे थे। वीरेन देखता है, वसुंधरा काफी ज्यादा खुश लग रही थी। क्या होगा आगे? क्या हिमानी का बिछाया जाल फंसा पाएगा वीरेन को? और क्यों नील मान गया वसुंधरा की मदद करने के लिए? क्या ये सिर्फ हिमानी के कहने पे था या वजह कोई और है? चैप्टर 270 ड्रमेबाज विराज चेरिली नागिन। चैप्टर 270 ड्रमेबाज विराज चेरिली नागिन। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हिमानी जैसे तैसे कर नील को मना लेती है। नील भी कुछ सोच के हिमानी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अग्नि को कहीं ना कहीं नील का वसुंधरा का बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहना अच्छा नहीं लगा। वो कहती तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से कितनी नाखुश है। इसलिए वो वहां से बाहर आ जाती है। हिमानी सबको बताती है कि नील उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ये देख के सभी खुश हो जाती हैं। तो वही वसुंधरा और नील जब दोनों एक साथ हिमानी से पूछते हैं कि वो क्या करें, तो सब उनकी बॉन्डिंग की तारीफ करते हैं। तभी हिमानी वसुंधरा और नील को अपना प्लान बताती और उन दोनों को थोड़ी देर बाद एक साथ बातें करते हुए डाइनिंग हॉल में आने को कहती है और खुद बाकी सब के साथ पहले ही निकल जाती है। जब वो सब एक साथ नीचे पहुंची तो वहां ऑलरेडी ही सभी एक साथ बैठे हुए थे। हेड ऑफ द फैमिली चेयर पे महाराज, फिर अधिराज, सुप्रिया जी, एक तरफ वीरेन के बाद एक चेयर खाली थी और विराज, अभिमन्यु, रुद्र, समीर और फिर अर्णव, वायु, अनंत, हर्षवर्धन सभी लड़कियों को एक साथ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनकी राजकुमारियां आ ही गईं। ये देख वो सभी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। लेकिन अधिराज को वसुंधरा उनके साथ नहीं दिखती। वो सभी से पूछते हैं कि क्या वसुंधरा उनके साथ नहीं आई। उनकी बात सुन वीरेन के कान खड़े हो जाते हैं और उनकी नजरें भी वसुंधरा को तलाशने लगती हैं। लेकिन तभी हिमानी उनसे झूठ कहती है कि वो सभी साथ ही थे, लेकिन उन्होंने वसुंधरा को नहीं देखा। हिमानी की बात सुन वीरेन को मन ही मन अफसोस होता है, क्योंकि उसी की वजह से वसुंधरा नाराज हो गई थी। वो मन ही मन खुद को डांट लगाने लगता है कि उसे क्या जरूरत थी उससे ऐसे बात करने की। अब कहीं वो खाने से ही रूठ के न बैठ जाएं। वीरेन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, लो दी भी आ गई। उसकी बात सुन सबका ध्यान वसुंधरा पे चला जाता है।
जो नील के साथ बातें करते हुए नीचे आ रही थी। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचे, सब उसे ही देख रहे थे। वीरेन एक तरफ खुश था कि चलो वसुंधरा खाना खाने तो आ गई, वरना वो खुद को और ज्यादा गिल्टी महसूस करता। लेकिन साथ ही वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है क्योंकि वो नील के साथ बातें करते हुए आ रही थी। लेकिन फिलहाल वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो दोनों सबको देखते हुए एक साथ बोले, सॉरी वो लेट हो गए। दोनों ये बात एक साथ कहते हैं, जिस वजह से सब उन्हें देखने लगते हैं और वो दोनों जानबूझ के एक दूसरे को देख हैरान होने की एक्टिंग कर मुस्कुरा देते हैं। दोनों का ये प्लान था। फ्लैशबैक, नील और वसुंधरा आपस में बात कर रहे थे। वसुंधरा पहले तो उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। ये देख नील सिर्फ मुस्कुरा देता है।